मंजूर है, रोहित ने बिना सोचे समझे ही जवाब दे दिया। वह तो खुद ही सोच रहा था कि अपने शिष्य को दोबारा अभ्यास करने के लिए कैसे राजी किया जाए। अप्रत्याशित रूप से उस भाग्यशाली रोहन ने उसकी बहुत मदद कर दी। एक तथाकथित खलनायक को प्रशिक्षित करना ताकि वह भाग्य के बेटे को हरा सके, यह एक ऐसी चुनौती थी जिसका वह आनंद ले सकता था। अर्जुन के अलावा मीरा और रोहन दोनों ही हैरान थे कि रोहित इतनी आसानी से कैसे मान गए। मीरा ने उत्सुकता से रोहित की ओर देखा, ये सोचते हुए कि उनके सीनियर भाई द्वारा इतने प्रशंसित ये गुरु सीनियर भाई रोहन का मार्गदर्शन कैसे करेंगे। दूसरी ओर रोहन ने दबी हुई आवाज में पूछा, गुरुजी, क्या मैं सचमुच काबिल हूँ? हाल ही में जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उसने उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से तोड़ दिया था। रोहित मुस्कुराए और बोले, रोहन, एक बात याद रखना, एक आदमी को कभी यह नहीं कहना चाहिए कि वह काबिल नहीं है। रोहन नी शब्द था। गुरुजी, मैं गंभीर हूँ, आप अचानक पटरी से क्यों उतर रहे हैं? मीरा चुपचाप दूसरी ओर देखने लगी। रोहित ने बात जारी रखी, रोहन, बताओ तुम किस तरह का अभ्यास करना चाहते हो? या क्या तुम में कोई ताकत है? रोहन ने बहुत देर तक सोचा, फिर सिर हिलाया। गुरुजी, मुझ में सच में कोई ताकत नहीं है। मेरी काबिलियत बहुत कम है, मैं सब कुछ दूसरों की तुलना में धीरे सीखता हूँ। रसायन संस्थान में इन सालों में मैंने हर तरह के तरीके आजमाए हैं, यहाँ तक कि दोहरी खेती भी। लेकिन मैं दूसरों की तुलना में छोटे दांतियान ऊर्जा केंद्र के साथ पैदा हुआ था और मेरी नाड़ियां चौड़ी हैं। मैं कितना भी अभ्यास करूं, मैं अपने दांतियान में ज्यादा ऊर्जा जमा नहीं कर पाता। उसने आगे कहा, मैं जो गोलियां लेता हूं वे भी मेरी नाड़ियों में जम जाती हैं। और मैंने कई तकनीकों का अभ्यास किया है और अब मेरी सभी नाड़ियां बंद हो गई हैं। आधा कदम सत्य गति ही मेरी सीमा है। यहाँ तक कि अग्नि देव ने भी कहा था कि जब तक मुझे कोई पवित्र औषधि नहीं मिलती मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। जब वह बोल रहा था तो उसकी आवाज कमजोर होती जा रही थी। अगर उस रोहन के साथ उसने द्वंद्व युद्ध के लिए हामी नहीं भरी होती तो वह फिर से अभ्यास करने के बारे में सोचता भी नहीं। रोहित बुदबुदाए, तुम्हारा शरीर मूल रूप से एक बड़ा औषधीय बर्तन है, लगता है अब कुछ ज्यादा ही करना पड़ेगा। थोड़ी देर रुककर उन्होंने पूछा, क्या तुम परेशानी सहन कर सकते हो? बिल्कुल, अगर इसका मतलब है कि मैं अभ्यास कर सकता हूं तो मैं कुछ भी सहन करूंगा, रोहन ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। वह एक डूबते हुए आदमी की तरह था जो एक रस्सी को पकड़ रहा हो, अब वह कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। रोहित ने थोड़ा सिर हिलाया। जाओ और आराम करो, 7 दिनों के भीतर मैं तुम्हारे शरीर के हिसाब से एक अभ्यास विधि लिखूंगा। मीरा दंग रह गई, क्या ये सीनियर सच में इतने शक्तिशाली हैं? अग्नि देव भी मदद नहीं कर पाए और वह दावा करते हैं कि वह कर सकते हैं। जी गुरुजी, रोहन ने जवाब दिया और चला गया। रोहित फिर अर्जुन की ओर मुड़े, तुम इस बार जल्दी लौटे क्योंकि अभ्यास में कोई समस्या है ना? मीरा एक बार फिर दंग रह गई। उसके सीनियर भाई ने एक शब्द भी नहीं कहा था और इन सीनियर ने पहले ही समस्या का पता लगा लिया था। अर्जुन ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। गुरुजी सही कह रहे हैं। तर्क के हिसाब से मेरी तलवार भावना को लघु पूर्ण अवस्था तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि कुछ कमी है। मैं एक गतिरोध पर पहुंच गया हूं। अपनी तलवार पूरी ताकत से चलाओ, रोहित ने सीधे कहा। जी, अर्जुन ने जवाब दिया। उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और उसे आसमान की ओर चलाया। एक तेज गूंज के साथ 40 मीटर लंबी तलवार ऊर्जा की एक चाप आसमान में उड़ गई। अब जब रोहित तलवार भावना में महापूर्ण तक पहुंच गए थे तो उन्होंने एक ही नजर में समस्या देख ली। अब मेरी तलवार देखो, रोहित ने कहा। उन्होंने 2 उंगलियां उठाईं और आसमान की ओर इशारा किया। तलवार ऊर्जा की एक धारा ऊपर की ओर गई जो सीधे बादलों को भेदती हुई निकल गई। मीरा के मुंह का आकार एक सही ओ जैसा बन गया। सीनियर विजय भी सहस्त्र तरंग जानते हैं और वह तलवार भयानक रूप से तलवार भावना से भरी हुई थी। तलवार देखने के बाद अर्जुन ने कहा, गुरुजी, आपकी उस तलवार में लगता है किसी तरह का धर्म है। इसे धर्म नहीं कहा जा सकता, रोहित ने समझाया। मैंने तुम्हें पहले बताया था, तलवार भावना तलवारबाजी के रास्ते में केवल पहला कदम है। हर किसी का तलवार का रास्ता अलग होता है। मेरा तलवार का रास्ता, उदाहरण के लिए, अजय तलवार धर्म है, एक तलवार देवताओं को मारने के लिए, दूसरी बुद्धों को काटने के लिए। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और शांति से पूछा, क्या तुमने सोचा है कि तुम किस तरह के रास्ते पर चलना चाहते हो? उनकी आवाज हल्की थी, लेकिन अर्जुन और मीरा दोनों ही अंदर से हैरान थे। अर्जुन ने अपना मन स्थिर किया और कहा, मैं अजय तलवार धर्म का अभ्यास करना चाहता हूँ। रोहित मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी कि जिस पर मैंने अपनी नजरें टिकाई हैं।
अभ्यास करने वाला अजेय तलवार धर्म सरल है, फिर भी बेहद मुश्किल है। सबसे पहले तुम्हें एक अजेय तलवार दिल की जरूरत है। चाहे कोई भी विरोधी हो, तुम्हें कभी भी लड़खड़ाना नहीं चाहिए। और इससे पहले कि तुम तलवार के धर्म को समझो, तुम्हें कभी हारना नहीं चाहिए। 100 लड़ाइयां जीतकर और अपनी पीढ़ी के सभी बेजोड़ प्रतिभाओं को दबाकर ही तुम अजेय तलवार भावना को गढ़ सकते हो। जितना अधिक अर्जुन सुनता गया, उतना ही वह उत्साहित होता गया। 100 लड़ाइयां जीतना और सभी से ऊपर खड़ा होना, ये वही तलवार का रास्ता था जिसकी उसने हमेशा से इच्छा की थी। एक दृढ़ भाव के साथ उसने घोषित किया, आज से मैं अजेयता के रास्ते पर चलूंगा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। रोहित और भी खुशी से हंसे। पास में मीरा ने खुद को शांत किया और सावधानी से पूछा, सीनियर, क्या मैं भी आपसे मार्गदर्शन मांग सकती हूँ? बिना किसी हिचकिचाहट के रोहित ने कहा, बेशक। अपनी तलवार दिखाओ, पूरी ताकत से। जी। मीरा ने रोहित की ओर झुककर अपनी तलवार निकाली और उसे आसमान की ओर चलाया। तलवार में हल्की तलवार भावना थी, लेकिन अर्जुन की तलवार के विपरीत उसकी तलवार में एक अलग ठंडक थी, बर्फ की ऊर्जा का एक निशान। रोहित ने विचारपूर्वक अपनी ठुड्डी रगड़ी। एक लंबे पल के बाद उन्होंने कहा, तुम्हारी तलवार भावना में बर्फ की शक्ति है। तुम्हारे पास 2 अभ्यास के रास्ते हैं, एक तो अपनी तलवार भावना को ठंडे झरने में गर्म करना है, दूसरा एक ऐसी जगह ढूंढना है जहां अत्यधिक स्त्रीत्व हो और वहां अपनी तलवार का अभ्यास करना है। दोनों में से कोई भी विकल्प तुम्हें तलवार भावना को और अधिक तेजी से समझने में मदद करेगा। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, सीनियर। मीरा ने खुशी से कहा और फिर से झुक गई। धन्यवाद की जरूरत नहीं है। आखिर तुम अर्जुन की छोटी बहन हो, रोहित ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा। अर्जुन, तुम कब इस छोटी बहन को अपनी जीवन संगिनी बनाकर मेरे लिए विविध विज्ञान संस्थान में एक और शिष्य लाओगे? मीरा ने सीनियर की नजर देखी और उसके गाल थोड़े लाल हो गए। उसने अपने सीनियर भाई की ओर चुपके से देखा। दुर्भाग्य से अर्जुन ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो और उसने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे और अधिक मेहनत करनी होगी। एक दिन मैं सीनियर भाई के साथ नाम और दिल से गर्व के साथ खड़ी होऊंगी। अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। मैं इस बार बहुत सारी उच्च कोटि की सामग्री वापस लाया हूँ। जाओ। रोहित ने हाथ हिलाया, फिर रोहन के लिए एक अभ्यास विधि का मसौदा तैयार करने के लिए अपने कमरे में वापस चले गए। रात काफी हो चुकी थी। विविध विज्ञान संस्थान के मुख्य आंगन में रोशनी अभी भी चमक रही थी। रोहित अपने हाथों में एक चाय का प्याला घुमाते रहे, ये सोचते हुए कि उस लड़के रोहन के लिए वह किस तरह की अभ्यास कला लिखें। मेज पर कई कागज बिखरे पड़े थे जिन पर कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने पहले ही तलवार, ब्लेड और मंत्र आधारित कलाओं को खारिज कर दिया था। उन्होंने रोहन को उसके शरीर के अंदर की गड़बड़ शक्ति को घोलने के लिए मज्जा शुद्धि सूत्र का एक संशोधित संस्करण देने पर विचार किया था। लेकिन उस तकनीक के लिए बहुत उच्च धारणा की आवश्यकता थी, कुछ ऐसा जिसकी रोहन में स्पष्ट रूप से कमी थी। गड़बड़ नाड़ी सिस्टम वाला एक अयोग्य नायक। मैं यहाँ किस तरह का उपन्यास लिख रहा हूँ? मैं सिर्फ बच्चे को एक मानव गोली में तो नहीं बदल सकता, है ना? रोकोप शोधन, शरीर का शोधन। हाउ अबाउट अ बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन आर्ट इंस्टेड? ये सही है। ये तय हो गया, वह शरीर को मजबूत करने का अभ्यास करेगा। रोहित को प्रेरणा मिली। जैसे ही उन्होंने अपनी कलम उठाई, एक आकृति चुपचाप दरवाजे के बाहर दिखाई दी। अपने वर्तमान 100 साल के अभ्यास के साथ विविध विज्ञान संस्थान में कुछ भी उनकी धारणा से बच नहीं सकता था। वह अपनी दिव्य शक्ति से उस आगंतुक को स्कैन करने ही वाले थे कि दरवाजे के बाहर से एक परिचित आवाज आई। छोटे मित्र रोहित, ये बूढ़ा अग्निदेव देर रात बिन बुलाए आया हूँ। आशा है कि तुम बुरा नहीं मानोगे। अग्निदेव। रोहित ने आवाज सुनकर रुक गए, फिर दरवाजा खोला और बड़े को अंदर बुलाया। सीनियर, कृपया अंदर आएं और बैठें। जरूरत नहीं है, अग्निदेव ने जवाब दिया। उनकी आवाज में असंतोष का एक हल्का निशान था। ये पूरी तरह से रोहित को भ्रमित कर दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, मुझे आश्चर्य है कि इतनी देर रात सीनियर यहाँ क्यों आए हैं? छोटे रोहित, जब मैंने रोहन को तुम्हें सौंपा था तो मुझे उम्मीद थी कि तुम उसका अच्छी तरह से मार्गदर्शन करोगे। अगर तुम उसे डांटते या मारते भी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन तुमने तो बस उसे नशे में धुत होने दिया और दूसरों से धमकाया जाने दिया। तुम किस तरह के गुरु हो? अग्निदेव जितना अधिक बोलते गए उतना ही अधिक गुस्सा होते गए। उनका एक हिस्सा तुरंत लड़के को वापस छीन लेना चाहता था। ये सुनकर रोहित हंसे। सीनियर, मुझे लगा था कि आपने रोहन की परवाह करना छोड़ दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप चुपचाप उस पर नजर रख रहे थे। आपने उस समय उससे परहेज क्यों किया? अग्निदेव ने कहा, मुझे डर था कि वह तुम्हारे द्वारा झेली गई परेशानियों के बारे में मुझसे रोने आएगा और मैं नर्म दिल हो जाऊंगा।
इसलिए मैंने बस उससे परहेज किया। आप सच में जानते हैं कि एक बच्चे को कैसे बड़ा किया जाता है, सीनियर, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। अग्निदेव हैरान दिखे। तुम मेरे सवाल को टाल रहे हो और मेरी चापलूसी कर रहे हो। रोहित ने शांति से समझाया। सीनियर, जैसा कि प्राचीन कहावत है, जब स्वर्ग किसी व्यक्ति पर एक महान कार्य सौंपने वाला होता है तो उसे पहले उनके दिमाग को परेशान करना चाहिए, उनके शरीर को थका देना चाहिए, उनके मांस को भूखा रखना चाहिए और उन्हें गरीबी में छोड़ देना चाहिए। रोहन बहुत लंबे समय तक पीछे रहा। उसकी मानसिकता परिपक्व नहीं थी। अगर मैं उसे सर्वोच्च तकनीकें भी दे देता और वह सत्य गति क्षेत्र तक पहुंच भी जाता तो भी वह बहुत दूर तक नहीं जा पाता। केवल उसे जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव करने और यह महसूस करने देकर कि मजबूत होना ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। उसका दिल सचमुच लचीला हो सकता है। उच्च उपलब्धि का यही एकमात्र रास्ता है। सच कहूं तो आज रोहन खुद मेरे पास आया और उसने कहा कि वह अभ्यास करना चाहता है। अग्निदेव दिल से सिर्फ एक प्यार करने वाले दादा थे, कोई अनुचित व्यक्ति नहीं। ये सुनकर उनके चेहरे पर एक विचारशील भाव आया। तो तुम्हारे अनुसार अब जब रोहन अभ्यास करने को तैयार है तो वह महानता के रास्ते पर है? बेशक, रोहित ने जवाब दिया, लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ अभ्यास संसाधनों की कमी है। मुझे उम्मीद है कि सीनियर थोड़ी मदद कर सकते हैं। वह सोच रहे थे कि रोहन के अभ्यास के लिए सही जगह कैसे ढूंढे और अब अग्निदेव खुद उनके दरवाजे पर आ गए थे। मुफ्त संसाधनों को छोड़ने का कोई कारण नहीं था। बोलो, जब तक यह मेरे बस में है मैं इसे पूरा करूंगा। अग्निदेव ने सहमति दी। फिलहाल रोहित पर भरोसा करने का फैसला किया। मुझे धरती की आग चाहिए। रसायन संस्थान के प्रमुख के रूप में आपके लिए एक अच्छी अग्नि नस खोजना मुश्किल नहीं होगा, है ना? रोहित ने बदले में पूछा। अग्निदेव ने कहा, यह कोई समस्या नहीं है। मैं तुम्हारे विविध विज्ञान संस्थान के नीचे की अग्नि नस को जगाऊंगा और 3 दिनों के भीतर धरती की आग को बाहर निकालूंगा। बहुत धन्यवाद, सीनियर, रोहित ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। धन्यवाद की जरूरत नहीं है। मुझे बस उम्मीद है कि अगली बाहरी अदालत प्रतियोगिता में रोहन शीर्ष स्थान जीत सकता है। अग्निदेव ने अपनी शर्त जोड़ी। रोहित ने कहा, इतना लंबा इंतजार क्यों? मैं रोहन को 1 साल के भीतर सत्य गति क्षेत्र तक पहुंचा दूंगा। वह अगली आंतरिक अदालत प्रतियोगिता के लिए समय पर पहुंच भी सकता है। क्या तुम गंभीर हो? अग्निदेव की आवाज स्पष्ट रूप से भावुक थी। कोई भी उनसे बेहतर नहीं जानता था कि रोहन का शरीर किस तरह का था। 3 साल के अभ्यास के साथ भी आगे बढ़ना पहले से ही अच्छी प्रगति माना जाता। रोहित ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, एक सज्जन का वचन उसका बंधन होता है। ठीक है, अगर तुम रोहन को 1 साल के भीतर सत्य गति क्षेत्र तक पहुंचने में मदद कर सकते हो तो मैं तुम्हारे विविध विज्ञान संस्थान के लिए कुछ आंतरिक संस्थान शिष्य कोटा सुरक्षित करूंगा। सौदा हुआ, रोहित ने एक खुश मुस्कान के साथ कहा। जब तक विविध विज्ञान संस्थान में आंतरिक संस्थान का दर्जा था तब तक वह अधिक शिष्यों को आकर्षित कर सकता था। बहुत बात हो गई, मैं अब और नहीं रुकूंगा। अलविदा। इतना कहकर अग्निदेव मुड़े और चले गए। रोहित ने उनकी आकृति को दूर गायब होते हुए देखा, फिर लापरवाही से दरवाजा बंद किया और अपनी मेज पर लौट आए। एक बार फिर से लिखना शुरू कर दिया। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में कागज पर 5 मोटे अक्षर दिखाई दिए। अनंत तप योग। ये तकनीक एक शरीर अभ्यास विधि थी जिसे रोहित ने अपने पिछले जीवन के अनगिनत काल्पनिक उपन्यासों में पढ़ी गई सभी शारीरिक मजबूती तरीकों को मिलाकर बनाया था। अनंत तप योग 2 भागों में विभाजित था, ऊपरी और निचला। ऊपरी आधा पंचतत्व शरीर था और निचला यिन यांग शरीर था। पंचतत्व शरीर ने शरीर को गढ़ने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के 5 तत्वों की शक्तियों का उपयोग किया। यिन यांग शरीर ने शरीर को मजबूत करने के लिए दुनिया में अंतिम यिन और अंतिम यांग की शक्तियों का उपयोग किया। उस रात रोहित ने अपना सारा समय संशोधित करने और परिष्कृत करने में बिताया जब तक कि उन्होंने आखिरकार अनंत तप योग का एक बिल्कुल नया संस्करण पूरा नहीं कर लिया। उन्होंने उगते सूरज को देखने के लिए खिड़की से बाहर देखा, आलस से खींचे और एक जल्दी से धोने के बाद कुछ आराम के लिए बिस्तर पर गिर पड़े। 2 रात बाद, आधी रात के बाद, विविध विज्ञान संस्थान के पीछे के पहाड़ से अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा संस्थान हिंसक रूप से कांप गया। रोहित, जो अभी सोए थे, चौंक कर जाग गए। यह क्या हो रहा है? क्या यह एक भूकंप था? उन्होंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और जांच करने के लिए बाहर निकले। अपनी दिव्य शक्ति फैलाते हुए उन्होंने तुरंत पीछे के पहाड़ से एक झुलसा देने वाली आभा महसूस की। क्या अग्निदेव ने धरती की आग को बाहर निकालना पूरा कर लिया है? समय बर्बाद किए बिना वह घटना स्थल पर पहुंचे। निश्चित रूप से अग्निदेव पहले से ही वहां खड़े थे। सीनियर, रोहित ने अभिवादन किया। तुम्हारे लिए धरती की आग बाहर निकाल दी गई है, अग्निदेव ने कहा।
विविध विज्ञान संस्थान के नीचे की अग्नि नस एक प्रथम श्रेणी की अग्नि नस है। हालांकि यह रसायन संस्थान या शस्त्र संस्थान के नीचे की चरम श्रेणी की नसों से तुलना नहीं कर सकती, फिर भी यह शायद ही कभी देखी जाती है। यह उपकरण परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त से ज्यादा है। देखो क्या ये तुम्हारी जरूरतों को पूरा करती है। रोहित ने अपनी दिव्य शक्ति को गुफा में डाला। एक सुनहरा नारंगी लौ अंदर भयंकर रूप से जल रही थी। ये पर्याप्त से ज्यादा है। अगर ये थोड़ी कमजोर हो सकती तो यह एकदम सही होता। अग्निदेव ने उसे एक जेड टोकन दिया। इसके साथ तुम नस से आग को स्वतंत्र रूप से खींच और नियंत्रित कर सकते हो। इसे सुरक्षित रखना। बहुत धन्यवाद सीनियर, रोहित ने टोकन पकड़ते हुए कहा। कोई आ रहा है, मैं पहले चला जाता हूँ, अग्निदेव ने कहा और रात में गायब हो गए। ठीक उसके बाद रोहित की धारणा की सीमा पर दो आकृतियां दिखाई दीं। शिष्य गुरुजी का अभिवादन करते हैं। यह अर्जुन और रोहन थे। रोहित मुस्कुराए और पूछा, क्या मैंने किसी से थोड़ा शोर मचाकर तुम्हारी नींद में खलल डाला? एक बार जब उन्हें एहसास हुआ कि यह रोहित के कारण हुआ था तो उन दोनों ने राहत की सांस ली। अर्जुन ने गुफा में देखा और अंदर की भयंकर लपटों को देखकर पूछा, गुरुजी, क्या ये सीनियर भाई रोहन के अभ्यास के लिए है? रोहन प्रश्न चिन्हों से भर गया। रोहित ने सिर हिलाया। कल से रोहन, तुम इस धरती की आग का उपयोग करके अभ्यास करोगे। रोहन दंग रह गया। गुरुजी, आप गंभीर नहीं हैं, है ना? ये प्रथम श्रेणी की धरती की आग 1000 साल पुराने ठंडे लोहे को भी पिघला सकती है। अगर मैं वहां गया तो मैं 1 घंटे के भीतर राख हो जाऊंगा। उसके बगल में अर्जुन ने कहा, गुरुजी, रोहन का वर्तमान अभ्यास सच में प्रथम श्रेणी की धरती की आग को सहन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। रोहित ने विचारपूर्वक अपनी ठुड्डी थपथपाई। तो हम इसे द्वितीय श्रेणी की धरती की आग तक कम कर देंगे। अर्जुन ने सिर हिलाया। अगर जूनियर भाई रोहन पूरी कोशिश करें तो वह एक पूरे दिन के लिए द्वितीय श्रेणी की धरती की आग को सहन करने में सक्षम होना चाहिए। रोहन को उम्मीद थी कि उसका सीनियर भाई उसका समर्थन करेगा, दुश्मन पक्ष में शामिल नहीं होगा। रोहित ने उसे जेड टोकन सौंपा। रोहन, इस टोकन के साथ तुम आग के स्तर को खुद नियंत्रित कर सकते हो। तुम्हें इसे द्वितीय श्रेणी में समायोजित करने में कोई समस्या नहीं होगी। रोहन ने दबी हुई आवाज में पूछा, गुरुजी, क्या मैं कहीं और अभ्यास नहीं कर सकता? गुरुजी, मैंने भी किताबें पढ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और विकल्प नहीं है, लेकिन सहस्रवर्षीय शीतकुंड और सहस्रवर्षीय भू असुरों की भूमि, तुम्हारे छोटे से शरीर शायद वहां बच नहीं पाएंगे। रोहित ने पूरी गंभीरता से बात की। उन 2 जगहों के नाम सुनते ही कश्यप का चेहरा तुरंत कड़वा हो गया। गुरुजी, क्या वो जगहें थोड़ी ज्यादा ही नहीं हैं? रोहित हंसा। सबसे बेहतरीन बनने के लिए सबसे कठोर कष्ट सहना पड़ता है। तुम्हारे सीनियर भाई भी इसी से गुजरे हैं। कश्यप ने बगल में खड़े अर्जुन की ओर मुड़कर देखा। अर्जुन ने थोड़ा सिर हिलाया। हाँ, सच में, उस समय मैंने 1000 झरने वाले जलप्रपात के नीचे अभ्यास किया था। शुरुआत में वह मौत से भी बदतर था। कश्यप ने ठंडी सांस ली। कोई आश्चर्य नहीं कि सीनियर भाई इतने शक्तिशाली थे, उन्होंने ऐसे क्रूर तरीकों से अभ्यास किया था। हाल ही में जो कुछ भी उसने अनुभव किया था उसके बारे में सोचकर उसने दांत पीसे। मैं तैयार हूँ। मुझे पता था कि मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं था। रोहित ने कश्यप से धरती की आग के भीतर की संरचना बंद करवाई, फिर कहा, चलो वापस चलते हैं। मैं तुम्हें अनंत तप योग भी सौंप दूंगा। गुरुजी, आप चाहते हैं कि मैं अपने शरीर को मजबूत करूं? कश्यप हक्का बक्का रह गया। उसने पहले कभी यह रास्ता नहीं अपनाया था। सही है, रोहित ने धैर्यपूर्वक समझाया, तुम्हारा दांत्यान स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में छोटा है, लेकिन तुम्हारी नाड़ियां बड़ी हैं। तुम्हारी 8 असाधारण नाड़ियों में से कई पहले से ही गोलियों के जहर से भरी हुई हैं। अगर तुम कम समय में मजबूत होना चाहते हो तो तुम्हारे पास अपने शरीर को मजबूत करने का एकमात्र विकल्प है। आखिरकार तुम्हारी समझ औसत है। अगर मैं तुम्हें एक सर्वोच्च तकनीक भी सिखाता तो तुम उसे तुरंत नहीं समझ पाते। ये सुनकर कश्यप को जरा भी बुरा नहीं लगा, बल्कि वह खुश था। तो गुरुजी ने सच में इस पर विचार किया था और वह सिर्फ उसे टालने के लिए कोई भी बेतरतीब तकनीक नहीं दे रहे थे। तीनों विविध धर्म मार्ग अकादमी में लौट आए। रोहित ने अनंत तप योग कश्यप को सौंपा। पहले इसे पढ़ो। कल मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे अभ्यास का मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारी कमियों को बताऊंगा। धन्यवाद गुरुजी। कश्यप ने उस मैनुअल को एक कीमती रत्न की तरह संभाला और जल्दी से उसे अपनी स्थानिक थैली में रख लिया। रात का दूसरा आधा हिस्सा शांति से बीत गया। अगले दिन सुबह रोहित एक बार के लिए जल्दी उठे। वह मुख्य आंगन में अर्जुन और कश्यप का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में दोनों आ गए। शिष्य गुरुजी का अभिवादन करते हैं। आराम से,
रोहित ने अपनी नजर कश्यप की ओर घुमाई। पंचतत्व शरीर अध्याय तुम्हें कैसा लगा? कश्यप ने हाथ जोड़े। गुरुजी को रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने पहला अध्याय पढ़ लिया है। इस अनंत तप योग को केवल महान रास्ता ही सादगी है, वाक्यांश से वर्णित किया जा सकता है। रोहित ने मजाक किया, उम्मीद नहीं थी कि तुम एक रात की पढ़ाई के बाद अचानक अपनी भाषा में ज्यादा परिष्कृत हो जाओगे। कश्यप ने दबी हुई आवाज में कहा, गुरुजी, मैंने पहले भी बहुत किताबें पढ़ी हैं, वह लफंगापन सिर्फ एक दिखावा था। समझ गया। रोहित ने अपना हाथ हिलाया। चलो। दोनों रोहित का पीछा करते हुए पीछे के पहाड़ और धरती की आग वाली गुफा की ओर चले गए। कुछ ही क्षणों में तीनों गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। रोहित ने कश्यप को अंदर जाने की जल्दी नहीं की। उन्होंने पहले लड़के को खुद और अर्जुन को ज़ेड टोकन को नियंत्रित करने का तरीका सिखाने के लिए कहा। फिर उन्होंने कहा, अपनी भंडारण थैली, कपड़े और बाकी सब उतार दो। कश्यप ने अपने मोटे शरीर को कसकर गले लगाया। रुको, क्या मुझे नग्न होकर अंदर जाना पड़ेगा? क्या तुमने अभी भी अपने अंतर वस्त्र नहीं पहने हुए हैं? रोहित ने उस पर आंखें घुमाईं। गुरुजी, मेरे पास अभी भी एक सवाल है, कश्यप ने कहा। बोलो। रोहित ने एक ही शब्द कहा। मैंने पंचतत्व अध्याय में देखा कि मुझे इस धरती की आग के अंदर 81 दिनों तक अभ्यास करना है। अगर मैं जलकर नहीं मरता तो क्या मैं भूख से मर नहीं जाऊंगा? रोहित ने हल्के झुंझलाहट में कहा, हम शरीर को मजबूत कर रहे हैं, गोलियां परिष्कृत नहीं कर रहे हैं। तुम्हें एक दिन में केवल 9 घंटे अभ्यास करना होगा, बाकी 3 घंटे तुम आराम कर सकते हो। ऐसा 81 दिनों तक करो। कश्यप ने राहत की एक लंबी सांस ली, फिर अपनी भंडारण थैली और सामान जमीन पर रख दिया, अपने अंतर्वस्त्रों तक कपड़े उतार दिए और धरती की आग वाली गुफा में प्रवेश किया। जलाओ। आगे कोई सवाल पूछे बिना अर्जुन ने सीधे संरचना को सक्रिय कर दिया। धम। गुफा से एक लौ ऊपर उठी। अंदर से कश्यप की चीख आई, बहुत गर्म है। सीनियर भाई, मैं अभी तैयार नहीं था। रोहित ने शांति से कहा, तुम बहुत बात करते हो, अभ्यास शुरू करो। जी श्रीमान। एक ही शब्द बोलने के बाद कश्यप ने आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। उस शुरुआती झटके ने उसके अंतर्वस्त्रों को राख में बदल दिया था। अगर उसके शरीर की आध्यात्मिक शक्ति ने स्वचालित रूप से एक सुरक्षात्मक परत नहीं बनाई होती तो वह मौके पर ही काला पड़ गया होता। पंचतत्व अध्याय में शरीर को मजबूत करने की विधि का पालन करते हुए उसने धरती की आग के भीतर प्रशिक्षण शुरू किया। सीधे लपटों को खुद को जलाने देने के बजाय उसने अपने शरीर को आध्यात्मिक शक्ति से ढालते हुए धरती की आग के भीतर अग्नि आत्मासार को खींचकर अभ्यास करना शुरू किया। इस बीच रोहित ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक चाय की मेज निकाली और आराम से चाय बनाना शुरू कर दिया। उनके सामने अर्जुन पालथी मारकर बैठ गया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। अभ्यास केवल लड़ने के बारे में नहीं था, इसके लिए शांत आत्मनिरीक्षण की भी आवश्यकता थी। पिछले आधे साल में वह लगातार लड़ रहा था। उसका अभ्यास स्तर वास्तव में तेजी से बढ़ा था, लेकिन उसके मन की स्थिति पीछे रह गई थी। अगर वह इसी तरह जारी रखता तो उसका दिल रक्तपात से भर जाता और जब आगे बढ़ने का समय आता तो वह निश्चित रूप से आंतरिक राक्षसों से पीड़ित होता। यह एक प्रमुख कारण था कि वह विविध धर्म मार्ग अकादमी में लौट आया था, अपने मन को शांत करने और अपनी आत्मा को परिष्कृत करने के लिए। कुछ ही क्षणों में चाय की भरपूर सुगंध हवा में फैल गई। रोहित की आवाज अर्जुन के कानों तक पहुंची, सिर्फ अभ्यास पर ध्यान मत दो, थोड़ी चाय पियो, जीवन का स्वाद थोड़ा चखो। ये सुनकर अर्जुन ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं। हालांकि वह गुरुजी के इरादों को पूरी तरह से नहीं समझ पाया, फिर भी वह खड़ा हो गया और कहा, गुरुजी, मुझे चाय डालने दें। रोहित ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने 2 कप भरे, एक रोहित के सामने रखा और दूसरा खुद पकड़ लिया। 2 बार धीरे से उस पर फूंक मारने के बाद उसने एक घूंट लिया। चाय सिर्फ साधारण आध्यात्मिक चाय थी, लेकिन किसी कारण से जैसे ही वह उसके गले से नीचे उतरी, शांति की गहरी भावना ने उसे घेर लिया। गुरुजी, ये चाय, रोहित ने बीच में ही टोक दिया, बहुत ज्यादा मत पूछो, बस इसे अपने दिल से चखो। विविध धर्म मार्ग अकादमी में उनके 2.5 साल बर्बाद नहीं गए थे। पूर्व प्रमुख ने उन्हें अभ्यास के अलावा कई चीजें सिखाई थीं। संगीत, शतरंज, सुलेख और चित्रकला के अलावा रोहित ने चाय बनाने, खाना पकाने, शराब बनाने, सभी को एक परिष्कृत स्तर तक महारत हासिल की थी। जब पुराने प्रधानाध्यापक जीवित थे तो वह अक्सर रोहित की प्रतिभा की प्रशंसा करते थे, ये कहते हुए कि अगर वह अभ्यास नहीं कर पाता तो भी वह एक असाधारण रूप से समृद्ध और सार्थक जीवन जीता। रोहित ने बस उस पर मुस्कुरा दिया था। आखिरकार इस दुनिया में ताकत ही एकमात्र सच्चा रास्ता था। विविध रास्ते केवल अभ्यास में सहायता करने के लिए थे। कप खत्म करने के बाद अर्जुन ने अपने मन में स्पष्टता, अपने दिल में शांति महसूस की और उसके चारों ओर की मारक भावना दिखाई दे रही थी।
वह आह भरे बिना नहीं रह सका। गुरुजी, आपकी चाय बनाने की कला अविश्वसनीय है। आपके द्वारा बनाई गई एक कप साधारण आध्यात्मिक चाय में एक उच्च कोटि की शराब का प्रभाव होता है। रोहित हंसा। मुझे यह मत बताना कि तुम भूल गए हो कि हमारा विविध धर्म मार्ग अकादमी मूल रूप से किस बारे में था। अर्जुन रुका, फिर अचानक समझ गया। सही है, उनका विविध धर्म मार्ग अकादमी एक बार इन्हीं विविध रास्तों पर केंद्रित था। ये सामान्य था कि उसके गुरु इनमें कुशल हों। गुरुजी, क्या आप हमारे संस्थान की सभी कलाओं को जानते हैं? ये किस तरह की बात है? रोहित ने हल्के झुंझलाहट में कहा। तुम मेरे अभ्यास स्तर पर संदेह कर सकते हो, लेकिन मेरी कलाओं पर सवाल करने की हिम्मत मत करना। ऐसा लगता है जैसे मैं केवल संबंधों के कारण ही विविध धर्म मार्ग अकादमी का प्रमुख बन गया। शिष्य गलत बोला। अर्जुन शर्मिंदा लग रहा था और उसने मन ही मन सोचा, मैं सच में डांटे जाने का हकदार हूँ। मैं गुरुजी पर कैसे संदेह कर सकता हूँ? विविध धर्म मार्ग अकादमी में केवल एक ही शिष्य रहा था। बेशक गुरुजी ने इसकी सभी कलाओं को विरासत में लिया था। आखिरकार जिज्ञासा अकादमी मुफ्तखोरों को नहीं पालता था। गुरुजी, क्या आप मुझे चाय बनाना सिखा सकते हैं? बेशक। रोहित मुस्कुराए। चाय की कला वास्तव में चाय बनाने के बारे में नहीं है, यह एक व्यक्ति के मन की स्थिति को बनाने के बारे में है। ओह, ये सुनकर अर्जुन की रुचि जगी और उसने गुरुजी से विस्तार से बताने के लिए कहा। सबसे पहले, चाय बनाने से पहले तुम्हें शांत होना चाहिए। चाय उबालते समय तुम्हें अपना पूरा ध्यान लगाना होगा। आदर्श रूप से तुम्हें इसमें अपनी खुद की भावना भी डालनी चाहिए। रोहित ने जल्दबाजी किए बिना समझाया। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं पहला भाग समझ गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी भावना से क्या मतलब है। भावना का मतलब तुम्हारी इच्छा शक्ति से है, लेकिन ये तलवार भावना का भी उल्लेख कर सकता है। मैंने एक बार पुराने प्रधानाध्यापक को ये कहते हुए सुना था कि प्राचीन काल में शक्तिशाली साधक अपने धर्म भावना का उपयोग करके चाय बना सकते थे। उनके द्वारा बनाई गई चाय दूसरों को धर्म के सच का स्वाद चखा सकती थी। रोहित कुछ भी मनगढ़ंत नहीं कर रहे थे, वे शब्द सच में पुराने प्रधानाध्यापक से आए थे। उस समय उन्होंने सोलेमनिटी से शपथ भी ली थी कि एक दिन वह धर्म से भरी एक कप चाय बनाएंगे। लेकिन वास्तविकता कठोर थी। रोहित को एक उचित साधक भी नहीं माना जा सकता था, तो वह धर्म का सार रखने वाली चाय कैसे बना सकते थे? फिर भी अर्जुन के लिए ये शब्द एक साफ दिन पर बिजली की तरह लगे। उनका दिल अंदर तक हिल गया था। अपने शिष्य के चेहरे पर हैरान भाव देखकर रोहित ने अहंकार से सोचा, ये लड़का इतना आसानी से प्रभावित हो जाता है। मैंने बस लापरवाही से थोड़ा सा कुछ दिखाया और वह पहले से ही इतना चकित है। कुछ देर बाद अर्जुन इससे बाहर निकल आया। गुरुजी, क्या मैं अब अभ्यास शुरू कर सकता हूँ? बेशक। रोहित ने अपनी चाय की मेज छोड़ दी और अर्जुन के प्रदर्शन को देखा। जब वे दोनों चाय की कला पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, धरती की आग वाली गुफा के अंदर कश्यप का समय बहुत बुरा बीत रहा था। सिर्फ 1 घंटे के बाद उसकी त्वचा पर कई जगह जल गए थे। समय समय पर वह भुने हुए मांस की गंध भी सूंघ सकता था, लेकिन उसने आराम करने की हिम्मत नहीं की। खासकर कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात करें तो उसने उन्हें आध्यात्मिक शक्ति से सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखा। अगर कुछ भी जल गया तो उसे जिंदगी भर पछतावा होगा। जब तक कोई निर्वाण क्षेत्र तक नहीं पहुंचता, खोए हुए अंगों का पुनर्जनन असंभव था। समय सेकंडों में बीत गया। दिन की रोशनी जल्द ही फीकी पड़ गई। रोहित ने समय देखा, अभी तक पूरे 9 घंटे नहीं हुए थे। उन्होंने वापस जाने की जहमत नहीं उठाई और अर्जुन से वहीं पर मांस भूनने को कहा, जब वे कश्यप के अभ्यास खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। गुफा के भीतर कश्यप पीड़ा में था। वह पहले ही 6 घंटे अंदर रह चुका था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। उसने अपनी खुद की ताकत को ज्यादा आंका था। सैद्धांतिक रूप से एक अर्ध कदम सत्य गति साधक को एक द्वितीय श्रेणी की धरती की आग में पूरे दिन रहने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन वह एक उचित अर्ध कदम सत्य गति साधक के मानक से अभी भी बहुत दूर था। धरती की आग में उसकी आध्यात्मिक शक्ति सामान्य से तेजी से खत्म हो रही थी। लानत है, अगर मैं अभी बाहर आता हूं तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, लेकिन अगर मैं रुकता हूं तो मैं भुना हुआ सुअर बन सकता हूं। नहीं, मुझे खुद को आगे बढ़ाना होगा। मुझे देखना होगा कि मेरी सीमाएं वास्तव में कहाँ हैं। अगर मैं सच में जारी नहीं रख सकता तो मैं गुरुजी से मदद मांगूंगा। वह अपनी तकनीक को प्रसारित करता रहा, धरती की आग के झुलसा देने वाले तापमान को सहन करता रहा। उस रात विविध धर्म मार्ग अकादमी के पीछे सब कुछ शांत था। एक हल्की हवा पेड़ों से सरसरा रही थी, जो दिल को शांति से भर रही थी। कीड़े मकोड़े और पक्षियों के कभी कभी चहकने के अलावा कोई आवाज नहीं सुनी जा सकती थी। अर्जुन पहले ही ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर चुका था।
रोहित अपनी आंखें बंद करके चुपचाप उसके बगल में बैठे थे, कभी कभी अपनी दिव्य शक्ति को फैलाकर अपने दूसरे शिष्य की जांच कर रहे थे। अपनी दिव्य शक्ति से रोहित स्पष्ट रूप से धरती की आग के भीतर एक आकृति को देख सकते थे जो आध्यात्मिक ऊर्जा से घिरा हुआ था। ये देखकर कि व्यक्ति अभी भी जीवित था, रोहित ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। 9 घंटे बीत गए। रोहित ने जेड टोकन उठाया और संरचना को नियंत्रित किया, धरती की आग के भीतर की लपटों को बुझा दिया। धम, आग के गड्ढे से एक धीमी आवाज आई, जैसे कि अंदर कुछ भारी ढह गया हो। उसके बाद पूरी तरह से चुप्पी छा गई। अर्जुन ने तुरंत अपनी आंखें खोली और तुरंत आग वाली गुफा की ओर उड़ गया। अंदर एक जली हुई और सूजी हुई आकृति जमीन पर पड़ी थी, जिसे मुश्किल से पहचाना जा सकता था। अगर कश्यप की पलकें अभी भी थोड़ी सी नहीं फड़क रही होती तो अर्जुन ने सोचा होता कि उसका जूनियर भाई पहले ही मर चुका है। पानी। कश्यप ने अपनी बची हुई सारी ताकत के साथ 2 शब्द निकाले। ये सुनकर अर्जुन ने तुरंत अपनी भंडारण थैली से पानी निकाला और उसके मुंह में डाला। गल्प गल्प। कश्यप ने एक ही बार में पूरा जग खाली कर दिया। बहुत कोशिश के बाद उसने रोहित की ओर देखा जो अभी अभी उतरे थे और कमजोर होकर कहा, गुरुजी, मैंने आपको शर्मिंदा नहीं किया। तुमने अच्छा किया। जिस शिष्य के सारे बाल पूरी तरह से जल गए थे उसे देखकर रोहित ने संतुष्टि में सिर हिलाया। अर्जुन, कश्यप को वापस ऊपर ले जाओ। उसे ध्यान और भूलने की तकनीक सिखाओ ताकि वह ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर सके और ठीक हो सके। जी गुरुजी। अर्जुन ने आज्ञा का पालन किया और कश्यप को आग वाली गुफा से बाहर निकालने में मदद की। बाहर निकलने के बाद उसने पूछा, गुरुजी, इस हालत में जूनियर भाई ध्यान कैसे करेगा? रोहित ने जवाब दिया, पहले उसे एक कायाकल्प की गोली दो, उसे थोड़ा ठीक होने दो। जी। अर्जुन ने कश्यप के मुंह में कायाकल्प की गोली डाली। जैसे ही गोली निगल ली गई, कश्यप की आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति जल्दी से भर गई। उसने मुश्किल से खुद को उठाया और कहा, गुरुजी, मुझे भूख लगी है। रोहित ने कहा, हमने तुम्हारे लिए कुछ भुना हुआ मांस बचा कर रखा है, जो खा सकते हो खा लो। भुना हुआ मांस शब्द सुनते ही कश्यप को तुरंत शारीरिक रूप से बुरा महसूस हुआ, जैसे कि उसे उल्टी होने वाली हो। लेकिन कुछ भी होने के बजाय कुछ होना बेहतर था। वह एक भूखे जानवर की तरह मांस को खाना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद जब उसके नंगे गंजे सिर को ठंडक लगी, तब कश्यप को याद आया कि उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे। आदत के अनुसार उसने अपना कुर्ता पहना और रोहित की ओर झुककर अभिवादन किया। गुरुजी, मैंने अपनी मूर्खता दिखाई है। रोहित ने अपना हाथ हिलाया। चिंता मत करो, हम इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहेंगे। अर्जुन ने भी सिर हिलाया। जूनियर भाई, मैं तुम्हें ध्यान और भूलने की तकनीक सिखाऊंगा। ये तुम्हें सबसे कम समय में अपनी आध्यात्मिक शक्ति को ठीक करने में मदद कर सकती है। कश्यप खुशी से चमक उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके गुरु के पास ऐसी गुप्त कलाएं भी हैं। तो मैं आपको परेशान करूंगा, सीनियर भाई। अर्जुन ने रोहित द्वारा दी गई विधि का पालन करते हुए उसे सिखाना शुरू किया। इस समय कश्यप पीड़ा में था। उसका पूरा शरीर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह आग पर हो, और ऐसा लग रहा था जैसे उसका ज्यादातर मांस अब उसका अपना नहीं है। फिर भी उसने दर्द सहन किया और पालती मारकर बैठ गया, ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था। ये देखकर रोहित अब और नहीं रुके और अपने आंगन में लौट आए, एक अच्छी तरह से लायक आराम के लिए तैयार थे। अगले कुछ दिनों में रोहित और अर्जुन आग वाली गुफा के पास ही रहे, चाय की कला में गहराई से उतरे। इस बीच कश्यप गुफा के भीतर अभ्यास करता रहा। पहाड़ों में समय का पता नहीं चला। 1 महीना जल्द ही बीत गया। अब तक कश्यप इस प्रशिक्षण विधि का आदी हो चुका था। दिन में धरती की आग में अपने शरीर को मजबूत करना, रात में ठीक होने वाली गोलियां खाना और जानवर का मांस खाना, और अपनी ऊर्जा को बहाल करने के लिए ध्यान करना। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने पाया कि उसकी नाड़ियों को अवरुद्ध करने वाले औषधीय अवशेष धरती की आग के तापमान से परिष्कृत हो रहे थे। उसके शरीर में गोलियों के जहर उसकी त्वचा के माध्यम से बाहर निकल रहे थे, और जिसने उसे सबसे ज्यादा चौंका दिया, उसका पहले का ठहरा हुआ अभ्यास अब एक दिखाई देने वाली गति से प्रगति कर रहा था। इस दर पर वह कुछ महीनों के भीतर सत्य गति क्षेत्र तक पहुंच सकता था। उस रात सिर्फ 1 घंटे के अभ्यास के बाद कश्यप ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर जमा हुई आध्यात्मिक शक्ति पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। अगर वह अभ्यास करना जारी रखता तो वह बहने लगेगी और उसे जबरन सत्य गति क्षेत्र में धकेल देगी। वह इसलिए नहीं रुका क्योंकि वह आगे नहीं बढ़ना चाहता था, बल्कि इसलिए रुका क्योंकि अनंत तप योग के 5 तत्व अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया था, किसी को भी आगे बढ़ने से कम 5 तत्वों में से एक में अपने शरीर को मजबूत करना पूरा करना होगा, या अपने सभी प्रयासों को नष्ट करने का जोखिम उठाना होगा।
सीनियर भाई, मैं अब अपने अभ्यास को रोक नहीं सकता, यह आगे बढ़ने वाला है। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, अर्जुन ने कश्यप को भ्रमित होकर देखा। ये तो अच्छी बात है ना? कश्यप ने तब अनंत तप योग के पंच तत्व अध्याय की सामग्री समझाई। मैं समझा। चलो, हम साथ में गुरुजी को ढूंढने चलते हैं। अर्जुन एक कर्मठ व्यक्ति था। बिना देरी किए वह कश्यप को विविध धर्म मार्ग अकादमी वापस ले आया। जब दोनों रोहित के निजी आंगन में पहुंचे तो अंदर की बत्तियां अभी भी जल रही थीं। उम्मीद नहीं थी कि गुरुजी इतनी मेहनत कर रहे हैं। इतनी देर हो गई है और वह अभी भी आराम नहीं कर रहे हैं। कश्यप भावुक होकर आह भरे बिना नहीं रह सका। अर्जुन ने सिर हिलाया। गुरुजी सच में एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं। अपने बिस्तर पर लेटकर पढ़ते हुए रोहित ने बाहर अपने दो शिष्यों की आवाज सुनी और भ्रम का एक निशान दिखाया, लेकिन फिर भी पूछा, इस समय अभ्यास करने के बजाय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन और कश्यप ने एक साथ जवाब दिया, गुरुजी, हमारे अभ्यास में एक छोटी सी समस्या आ गई है। रोहित रुका, फिर अपने कपड़े पहने दरवाजा खोला और बाहर आया। उन दोनों को देखते हुए उसने कहा, इसे साफ साफ बताओ। गुरुजी, बात ऐसी है। कश्यप ने ईमानदारी से अपनी वर्तमान स्थिति का वर्णन किया। बस यही। रोहित की नजर अर्जुन की ओर गई। मुझे यह मत बताना कि तुम सहस्त्र तरण से रुकावट वाली नाड़ियों को तोड़ने के लिए तलवार का उछाल भूल गए हो। जैसे ही अर्जुन ने उन शब्दों को सुना, उसकी आंखें चमक उठीं। वह मुस्कुराया। अब मैं समझ गया कि गुरुजी क्यों चाहते थे कि मैं जूनियर भाई कश्यप के साथ मिलकर प्रशिक्षण लूं। कश्यप पूरी तरह से भ्रमित था। उसने अर्जुन को देखा, फिर अपने गुरुजी को। रोहित ने कहा, चूंकि तुम समझ गए हो कि क्या करना है, वापस जाओ और अपना अभ्यास फिर से शुरू करो। जी गुरुजी, मैं चलता हूँ। अर्जुन बात करते हुए कश्यप का कुर्ता खींचना नहीं भूला। तभी कश्यप को होश आया। उसने रोहित का अभिवादन किया और अपने सीनियर भाई के साथ चला गया। एक बार जब दोनों पीछे के पहाड़ पर लौट आए तो कश्यप ने पूछा, सीनियर भाई, क्या आपके पास सच में मेरी इस प्रगति की समस्या में मदद करने का कोई तरीका है? जूनियर भाई, ठीक वहीं खड़े रहो और हिलना मत। चाहे जो भी हो, हैरान मत होना। मैं तुम्हारे अभ्यास में इस छोटी सी समस्या को हल करने में तुम्हारी मदद करूंगा। अर्जुन ने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा। कश्यप प्रश्न चिन्हों से भरा हुआ था। आप इसे एक छोटी सी समस्या कहते हैं? लेकिन अगले ही पल उसने अपने सीनियर भाई को हवा में कूदते हुए देखा और उसके शरीर से तलवार ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ, जिसने उसे पूरी तरह से घेर लिया। वह हिल नहीं पा रहा था। सबसे बुरी बात यह थी कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति एक ऐसी गति से खींची जा रही थी जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता था। बस कुछ ही सांसों में कश्यप ने महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई है। आध्यात्मिक समर्थन के बिना उसके लिए सत्य गति क्षेत्र में आगे बढ़ना असंभव था। सीनियर भाई, रुक जाओ। अगर तुम खींचते रहे तो मैं भुने हुए मांस में बदल जाऊंगा। ये सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए खूबसूरती से आसमान से नीचे उतरा। जूनियर भाई, जाओ और अपना अभ्यास जारी रखो। अगर तुम्हें फिर से ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो बस मुझे बताना। धन्यवाद सीनियर भाई, कश्यप ने कमजोर होकर जवाब दिया। वैसे सीनियर भाई, वह अभी कौन सी तकनीक थी? ये थोड़ी बुरी क्यों लगी? अर्जुन मुस्कुराया। ये सहस्त्र तरण से एक गुप्त कला है जिसका उपयोग अभ्यास में सहायता करने के लिए किया जाता है। कश्यप दंग रह गया। आप इसे अभ्यास में सहायता करना कहते हैं? सामान्य लोग तो इसका बचाव भी नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन फिर उसे याद आया कि सीनियर भाई को युद्ध में उस तकनीक का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा और अभ्यास फिर से शुरू कर दिया। अर्जुन ने उस आध्यात्मिक शक्ति को परिष्कृत करना शुरू कर दिया जिसे उसने अभी अभी अवशोषित किया था। शुद्ध ऊर्जा को तलवार ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा था। अतिरिक्त अशुद्ध ऊर्जा को उसकी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों के माध्यम से बाहर निकाल दिया गया। अपने शरीर से अशुद्धियों को बाहर निकालने के बाद अर्जुन ने अभ्यास फिर से शुरू किया। अगर चीजें सुचारू रूप से चलती रहीं तो वह 1 महीने से भी कम समय में सत्य गति क्षेत्र में प्रवेश कर लेगा। उच्चतम स्थिति में शस्त्रागार आंतरिक आंगन के एक शांत अभ्यास कक्ष के भीतर राजकुमार अभी यहाँ एकांतवास में थे। बाहरी संप्रदाय टूर्नामेंट के बाद उन्होंने आधे साल तक खुद को अभ्यास के लिए समर्पित कर दिया था। सब कुछ अच्छी तरह से तैयार करने के बाद उन्होंने सत्य गति क्षेत्र में बंद दरवाजे वाले प्रगति के लिए एक शांत कक्ष चुना। इस प्रगति के लिए राजकुमार ने अपनी 1/3 संपत्ति का निवेश किया था। ये सब एक पवित्र शरीर को जगाने के लिए था। इसके साथ उसे आखिरकार दिव्य आत्मा अकादमी में कई विलक्षणों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा और अंततः शस्त्रागार का भविष्य का गुरु बन जाएगा। जहां तक अर्जुन की बात है, वह अब राजकुमार की नजरों में एक प्रतिद्वंद्वी भी नहीं था।
जिस व्यक्ति का कोई भविष्य नहीं था, उसे उसका विरोधी माना जाने का कोई अधिकार नहीं था। जैसे ही राजकुमार की आभा अपने चरम पर पहुंची, उसने बाधा को तोड़ दिया और पूरी तरह से सत्य गति क्षेत्र में कदम रखा। ठीक उसी क्षण उसके शरीर के भीतर की रक्तरेखा जागृत हुई। धड़ाम, एक बहरे कर देने वाली गर्जना के साथ एक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह आसमान में उड़ गया। इसके बाद पूरब से बैंगनी आभा की एक लहर बह गई, क्योंकि 99 शुभ बादल शस्त्रागार के ऊपर ऊंचे घूम रहे थे। इस दृश्य ने तुरंत अनगिनत साधकों का ध्यान खींचा। देखो, किसी की प्रगति ने स्वर्ग और पृथ्वी की घटना को जन्म दिया है। क्या शस्त्रागार के विलक्षणों में से किसी ने एक शाही शरीर को जगाया है? सीनियर भाई, ये घटना, ये सिर्फ एक शाही शरीर से ज्यादा हो सकती है। तो यह एक पवित्र शरीर होना चाहिए। हमारे शस्त्रागार में दशकों में एक भी जागा नहीं है। पिछली बार लगभग 60 साल पहले था। झेंगियान महाद्वीप में साधक के शरीर को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, उच्चतम से निम्नतम तक। अमर शरीर, दिव्य शरीर, पवित्र शरीर, शाही शरीर, जन्मजात शरीर और अर्जित शरीर। सत्य गति क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद लगभग हर साधक एक अर्जित शरीर को जगाएगा, जो इसे सभी में सबसे आम बनाता है। उस बिंदु से एक जन्मजात शरीर का फायदा फीका पड़ गया। केवल शाही शरीर वाले ही सच्चे अभिजात वर्ग कहला सकते थे, जो आगे की ऊंचाइयों तक पहुंचने में सक्षम थे। लेकिन पवित्र शरीर पूरी तरह से एक अलग स्तर पर था। पूरे जिज्ञासा अकादमी में वर्तमान में 100 से कम शिष्य पवित्र शरीर के अधिकारी थे। जब तक पवित्र शरीर जगाने वाला कोई भी युवा नहीं मरता, भविष्य में एक शक्तिशाली व्यक्ति बनना लगभग तय था। शस्त्रागार के सभी बड़े लोग पहले ही पल में शांत कक्ष के बाहर इकट्ठा हो गए। यहां तक कि तलवार सम्राट भी व्यक्तिगत रूप से आए। उन्होंने उस क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी की ओर देखा और पूछा, यहाँ एकांतवास में कौन है? प्रमुख को रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये जूनियर भाई राजकुमार है। अधिकारी ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। तो वह बच्चा है। लगता है कि शस्त्रागार में आखिरकार कोई है जो विरासत को आगे बढ़ा सकता है। तलवार सम्राट बाहरी अदालत के 2 पूर्व विलक्षणों में से एक को कैसे भूल सकते थे? हालांकि उन्होंने विलक्षण अर्जुन को खो दिया था, राजकुमार अब ऊपर उठ रहा था। एक बार फिर शस्त्रागार में युवा पीढ़ी में एक शिष्य था जो दिव्य आत्मा अकादमी के विलक्षणों का मुकाबला कर सकता था। तलवार सम्राट के चेहरे पर मुस्कान रोकी नहीं जा सकी। उन्होंने कहा, आप सभी आइए राजकुमार की अच्छी तरह से रक्षा करें। हमें किसी को भी हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उपस्थित सभी बड़ों ने निहित अर्थ को समझा। उन्हें दिव्य आत्मा अकादमी को प्रतिभा को छीनने से बचाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजकुमार को सर्वोत्तम संभव उपचार मिले। जैसे ही इकट्ठा हुए बड़े लोग कक्ष के बाहर उसकी रक्षा कर रहे थे, अचानक भीड़ से भ्रम की एक आवाज उठी। अजीब, शुभ बादल शस्त्रागार की ओर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? वे कहीं और क्यों बह रहे हैं? जैसे ही वे शब्द बोले गए, सभी ने स्वाभाविक रूप से आसमान की ओर देखा। जिज्ञासा अकादमी के ऊपर पूरब से बैंगनी आभा उमड़ रही थी, जो सैकड़ों मील तक फैली हुई थी। 100 मील के दायरे के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा नदियों की तरह समुद्र में मिल रही थी, अकादमी की ओर भाग रही थी। आसमान में अनगिनत पक्षी सभी दिशाओं से उड़ रहे थे। पशु तमाद अकादमी के भीतर 100 अलग अलग जानवरों से गर्जना की एक कोरस गूंज रही थी। रसायन संस्थान के पीछे की जड़ी बूटी उद्यान में अनगिनत आध्यात्मिक जड़ी बूटियां फिर से जीवंत हो गईं, नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से बढ़ रही थीं। ये सभी परिवर्तन स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा अकादमी में सभी की आंखों से नहीं बच पाए। शुरुआत में शस्त्रागार के ऊपर की घटना ने 8 महान संस्थानों के विभिन्न प्रमुखों का ध्यान खींचा था, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ था। इस स्वर्गीय संकेत का स्रोत शस्त्रागार में नहीं था, यह विविध धर्म मार्ग अकादमी की दिशा में था। शस्त्रागार के अंदर तलवार सम्राट का भाव 3 मिनट से भी कम समय में खुशी से भ्रम में बदल गया। एक शिष्य ने घबराकर पूछा, प्रमुख, क्या हो रहा है? तलवार सम्राट ने जवाब दिया, किसी ने एक दिव्य शरीर को जगाया है। जैसे ही वे शब्द गिरे, पूरी भीड़ में हलचल मच गई। पूरे जिज्ञासा अकादमी में केवल मुट्ठी भर व्यक्ति थे जिन्होंने एक दिव्य शरीर को जगाया था। उनमें से प्रत्येक का नाम सभी को ज्ञात था। वर्तमान में एकांतवास में रहने वाले 2 पूर्वजों के अलावा केवल कुलपति और दिव्य आत्मा अकादमी के प्रमुख लापरवाह तलवार सम्राट के पास ऐसा शरीर था। बाद वाले को तो अकादमी के अगले संभावित संत के रूप में भी सराहा गया था, और अब वे अकादमी के इतिहास में 5वें दिव्य शरीर के जन्म को देखने वाले थे। तलवार सम्राट भीड़ की ओर मुड़े, आप सभी यहीं रहें और राजकुमार की प्रगति की रक्षा करें। मैं जाकर देखता हूं कि किसने दिव्य शरीर को जगाया है।
ये सिर्फ शस्त्रागार ही नहीं था, अन्य 7 महान संस्थानों के प्रमुख भी उसी क्षण आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र बिंदु की ओर उड़ गए जब उन्हें इसका एहसास हुआ। यहाँ तक कि जिज्ञासा अकादमी के कुलपति भी इस घटना से हिल गए थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाए, मुझे आश्चर्य है कि हमारे अकादमी के किस विलक्षण ने निर्वाण क्षेत्र में प्रगति पर एक दिव्य शरीर को जगाया है। हमारी युवा पीढ़ी में एक दिव्य शरीर के साथ हमारे पास आखिरकार कोई है जो पवित्र भूमि के प्रतिभाओं का मुकाबला कर सकता है। कुलपति, क्या हम साथ में जाकर देखेंगे? एक बड़े ने पूछा। चलो। कुछ ही सांसों में जिज्ञासा अकादमी के ऊपरी तबके के लोग विविध धर्म मार्ग अकादमी के पीछे के पहाड़ पर पहुंचे। जब उन्होंने अर्जुन को पहाड़ की चोटी पर पालथी मारकर बैठे हुए देखा, जो प्रगति के बीच में था, तो उनके भाव अजीब हो गए। क्योंकि अर्जुन के बगल में एक धधकती हुई धरती की आग वाली गुफा थी, और उस आग के गड्ढे के अंदर कोई और अभ्यास कर रहा था। वह इस तरह की जगह में प्रगति कर रहा है। क्या उसे पथभ्रष्ट होने का डर नहीं है? साधक आमतौर पर प्रगति के लिए एक शांत, परेशानी मुक्त जगह की तलाश करते थे। इस तरह की सेटिंग बस बहुत लापरवाह थी। स्पष्ट रूप से उसने सही गुरु नहीं चुना था, अन्यथा उसे प्रगति करने के लिए एक उचित जगह की भी कमी नहीं होती। ये दोनों शिष्य किस संस्थान से हैं? वे विविध धर्म मार्ग अकादमी में क्यों अभ्यास कर रहे हैं? कुलपति ने दृश्य देखकर स्वाभाविक रूप से पूछा। उनके बगल में एक बड़े ने जवाब दिया, कुलपति को रिपोर्ट कर रहा हूँ, वह अर्जुन है, विविध धर्म मार्ग अकादमी का एक शिष्य। जहाँ तक धरती की आग के अंदर वाले की बात है, मुझे यकीन नहीं है। अग्निदेव आगे बढ़े। कुलपति को रिपोर्ट कर रहा हूँ, वह युवक भी विविध धर्म मार्ग अकादमी का एक शिष्य है। कुलपति का चेहरा संदेह से भर गया। विविध धर्म मार्ग अकादमी अब शिष्य हैं। जिज्ञासा अकादमी के प्रमुख के रूप में उन्होंने इस बात पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई कि क्या ऐसे छोटे से संस्थान में शिष्य थे। उन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि 8 महान संस्थानों के प्रमुखों ने एक बार मिलकर विविध धर्म मार्ग अकादमी को भंग करने के लिए याचिका दायर की थी, और फिर भी अब वहां से एक शिष्य ने एक दिव्य शरीर को जगाया था। ये सब क्या चल रहा था? विविध धर्म मार्ग अकादमी का प्रमुख कहाँ है? सभी ने चारों ओर देखा, केवल एक आकृति को धीरे धीरे पीछे के पहाड़ पर टहलते हुए देखा। अग्निदेव ने बात की, कुलपति, रोहित नीचे हैं। अपनी दिव्य शक्ति फैलाते हुए कुलपति ने एक परिचित चेहरा देखा। एक पल के लिए सोचने के बाद उन्हें याद आया, रोहित सिर्फ एक साधारण इंसान था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह समूह के साथ नहीं था। उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा, बल्कि अपनी नजर नायक अर्जुन की ओर घुमाई। रोहित को खुद भी उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन की प्रगति इतनी हलचल मचाएगी। जैसे ही वह पीछे के पहाड़ पर पहुंचा, उसने दूर से अनगिनत आकृतियों को उड़ते हुए देखा। इसलिए उसने जल्दी नहीं करने का फैसला किया, बस चुपचाप टहलते हुए चला गया। इन सभी बड़े लोगों के आसपास अर्जुन को कोई खतरा नहीं था। जहां तक उसकी बात है, वह बस एक शांत, सुंदर दर्शक बन जाएगा। समय बीतता गया। कई घंटों बाद अर्जुन की आभा आखिरकार स्थिर हो गई। एक हल्की दिव्य चमक ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और फुसफुसाया, मैंने आखिरकार सत्य गति क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। उसी समय रोहित के दिमाग में एक परिचित यांत्रिक आवाज गूंजी, आपका मुख्य शिष्य सत्य गति क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और एक दिव्य शरीर, ध्वंस शरीर को जगाया है। मेजबान को 10 साल का अभ्यास दिया जाता है। ध्वंस शरीर, पूर्णता अवस्था। जैसे ही आवाज फीकी पड़ी, रोहित ने महसूस किया कि उसके शरीर में एक असाधारण परिवर्तन हो रहा है। उसके भीतर की अशुद्धियां तुरंत बाहर निकाल दी गईं। उसे ऐसा लगा जैसे वह अस्तित्व के एक नए स्तर पर पहुंच गया है। शुक्र है, यह एक सिस्टम का इनाम था। सभी शक्तिशाली लोगों का ध्यान पूरी तरह से अर्जुन पर केंद्रित था। किसी ने भी रोहित के शरीर पर हो रहे सूक्ष्म परिवर्तन को नहीं देखा। उसने अपनी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित किया, अपने भीतर की अशुद्धियों को धूल में बदल दिया और लापरवाही से उन्हें झाड़ दिया। एक पल में उसका पूरा अस्तित्व तरोताजा और स्फूर्तिवान महसूस हुआ। जैसे ही अभिजात वर्ग की भीड़ ने अर्जुन को सत्य गति क्षेत्र में अपनी प्रगति पूरी करते हुए देखा, वे एक एक करके उतरने लगे। शिष्य अर्जुन कुलपति और सम्मानित सीनियर्स का अभिवादन करता है। अर्जुन ने उपस्थित सभी लोगों को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, कुलपति ने शांति से जवाब दिया और अर्जुन को करीब से देखना शुरू किया। यह मानता है कि तुमने एक दिव्य शरीर, ध्वंस शरीर को जगाया है। ये सच में जश्न मनाने लायक बात है। अर्जुन ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, ये शिष्य आज की उपलब्धियों के लिए जिज्ञासा अकादमी के पोषण का ऋणी है। कुलपति इस जवाब से बहुत खुश थे। हालांकि जिज्ञासा अकादमी एक संप्रदाय नहीं था, फिर भी छात्रों को ऐसी वफादारी और अपनेपन की भावना दिखाते हुए देखना एक अच्छी बात थी।
अगर यह विलक्षण जिज्ञासा अकादमी के भीतर रह सकता तो और भी अच्छा होता। क्या तुम अभी भी विविध धर्म मार्ग अकादमी में अभ्यास कर रहे हो? उन्होंने पूछा। अर्जुन ने जवाब दिया, जी कुलपति, मैं अभी भी विविध धर्म मार्ग अकादमी में अभ्यास कर रहा हूँ। और तुम आगे कहाँ अभ्यास करने की योजना बनाते हो? कुलपति ने जारी रखा। अर्जुन ने अधिक संकल्प के साथ जवाब दिया, मेरा इरादा विविध धर्म मार्ग अकादमी में रहने का है। एक दिन मुझे उम्मीद है कि मैं जिज्ञासा अकादमी के महान लोगों में से एक बनूंगा। कुलपति आश्चर्य में रुक गए। जिज्ञासा अकादमी के भीतर ऐसे होनहार प्रतिभा को उभरते हुए देखने के बाद ये युवक वास्तव में विविध धर्म मार्ग अकादमी जैसी जगह में रहने का इरादा रखता था, एक ऐसा संस्थान जिसमें कोई संसाधन नहीं थे। अगर यह बात बाहर निकल गई तो दूसरे सोच सकते हैं कि जिज्ञासा अकादमी खजाने को पहचान नहीं सकता, भले ही वह उनके मुंह पर ही आ जाए। तलवार सम्राट ने बात की। अर्जुन, तुम्हारी वर्तमान स्थिति के साथ तुम्हारे लिए विविध धर्म मार्ग अकादमी में रहना अब उचित नहीं है। मैं तुम्हें अपने अभ्यास के लिए किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित होने की सलाह देता हूँ। वह शब्दों से परे कड़वा था। अगर उसे पता होता कि अर्जुन की प्रतिभा इतनी राक्षसी थी तो उसने सभी विरोधों का खंडन किया होता और उसे शस्त्रागार में रखा होता। तब 100 साल बाद शस्त्रागार सभी अकादमियों में सबसे शक्तिशाली बन गया होता। अन्य संस्थान प्रमुख चुप रहे। कुलपति के उपस्थित होने पर उनके लिए प्रतिभा को छीनने की कोशिश करना उनकी जगह नहीं थी। अर्जुन ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, आपके उदार प्रस्ताव के लिए धन्यवाद सीनियर, लेकिन मेरा मानना है कि विविध धर्म मार्ग अकादमी ही वह जगह है जहां मैं अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त हूं। अगर मैं किसी और संस्थान में होता तो मैं इस जीवन काल में ज्यादा से ज्यादा एक पवित्र शरीर को जगा पाता। मैं आज जिस ऊंचाई पर हूं वहां कभी नहीं पहुंच पाता। जैसे ही वे शब्द बोले गए, अन्य सभी संस्थान प्रमुखों के चेहरे बदसूरत हो गए। केवल कुलपति ने रुचि की एक झलक दिखाई जब उन्होंने पूछा, अर्जुन, क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारी सभी कलाएं विविध धर्म मार्ग अकादमी में सीखी गई थीं? ये सही है। मैं बहुत पहले सत्य गति क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था, लेकिन मेरे मन की स्थिति पूरी नहीं थी। विविध धर्म मार्ग अकादमी में लौटने और अपने गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद मैंने तलवार भावना की अपनी समझ को गहरा किया और इस तरह मैंने आज दिव्य शरीर को जगाया। अर्जुन के शब्द स्पष्ट और बलशाली थे, इतने ऊंचे की दूरी पर खड़े रोहित भी उन्हें बिना किसी समस्या के सुन सकते थे। भीड़ मुड़ी और रोहित की ओर देखा, जो थोड़े ही दूर पर अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ खड़े थे। अचानक उन सभी को किसी को मुक्का मारने की एक जबरदस्त इच्छा महसूस हुई। ये कमीना निश्चित रूप से दिखावा कर रहा है। कुलपति ने अपनी नजर रोहित की ओर घुमाई। छोटे रोहित, तुम हमें क्यों नहीं बताते कि तुमने अपने शिष्य के अभ्यास का मार्गदर्शन कैसे किया? रोहित आगे बढ़े, हाथ जोड़े और कहा, कुलपति को रिपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने बस अर्जुन को कुछ सिद्धांतों को अभ्यास में लाने के लिए कहा जो मैंने एक उपन्यास में पढ़े थे। बस इतना ही। उन्हें इतनी गंभीरता से बकवास करते हुए देखकर भीड़ क्षण भर के लिए निशब्द हो गई। यहाँ तक कि कुलपति, जो खुद एक संत थे, एक पल के लिए जम गए। अपनी आंखें छोटी करते हुए उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति को रोहित पर घुमाया, लेकिन फिर उनकी आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। ये बच्चा ईमानदार नहीं है। उसके पास स्पष्ट रूप से अभ्यास है, फिर भी वह एक इंसान होने का ढोंग कर रहा है। कुलपति के होंठ एक सार्थक मुस्कान में मुड़ गए। तो तुम कह रहे हो कि जो तकनीकें तुमने अपने शिष्य को सिखाई वे मनगढ़ंत थीं? जैसे ही उन्होंने ये कहा, पहाड़ पर मौजूद अन्य सभी बड़े लोग पूरी तरह से हैरान दिखे। उन्होंने अविश्वास में कुलपति को घूरा। आप भी सच में इस बकवास पर विश्वास करते हैं? ही रोहित हंसा। कुलपति, आपकी सच में एक समझदार आंख है। छोटे रोहित, तुम कुलपति के सामने इतने अनादर कैसे हो सकते हो? तलवार सम्राट गुस्से में डांटते हुए आगे बढ़े। वह इस रोहित नाम के लड़के से और भी ज्यादा नाखुश हो रहे थे। अगर इस कमीने के लिए नहीं होता तो अर्जुन पहले ही उनका शिष्य बन गया होता। जिज्ञासा अकादमी की युवा पीढ़ी का उभरता सितारा और वह उनके शस्त्रागार का होता। वह जितना ज्यादा इसके बारे में सोचते उतना ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाते। अगर कुलपति और सभी बड़े लोग वहां मौजूद नहीं होते तो वह अर्जुन को जबरदस्ती घसीट कर ले जाते। रोहित मुस्कुराया और कहा, सीनियर, क्या आप मुझसे जल रहे हैं? तुम? तलवार सम्राट का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। निर्वाण क्षेत्र का दबाव अनजाने में उनसे निकल रहा था। अगर नजरें मार सकती तो रोहित मौके पर ही टुकड़ों में बढ़ गया होता। फिर भी रोहित दबाव के नीचे जरा भी नहीं हिचके, उनके चेहरे पर दर्द का एक निशान भी नहीं था। बस इतना ही था। ये तलवार सम्राट थे। उन्होंने सोचा था कि यह व्यक्ति ज्यादा मजबूत होगा। मैंने सिर्फ 120 साल अभ्यास किया है और तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। लगता है कि इस बूढ़े व्यक्ति ने ज्यादा से ज्यादा 200 साल अभ्यास किया है।
रोहित का अनुमान गलत नहीं था। तलवार सम्राट ने बस 200 साल से थोड़ा ज्यादा अभ्यास किया था और अर्धसंध क्षेत्र तक पहुंचने से एक कदम दूर थे। इसके अलावा रोहित ने पहले ही दिव्य शरीर में पूर्ण महारत हासिल कर ली थी। इस व्यक्ति का दबाव उन्हें गुदगुदी भी नहीं दे रहा था। अभी भी मुस्कुराते हुए उन्होंने शांति से कहा, क्या ऐसा हो सकता है सीनियर कि मैंने तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख दिया? जैसा कि कहा जाता है, जो असहनीय है उसे रोकना होगा। तलवार सम्राट अपने दिल में बढ़ रही मारक भावना को और दबा नहीं पाए, लेकिन तभी कुलपति ने हस्तक्षेप किया और कहा, बस तुम दोनों अब और कुछ मत कहो। अभी भी शिष्य देख रहे हैं। तुम दोनों मेरे जिज्ञासा अकादमी के प्रमुख व्यक्ति हो, हमें शर्मिंदा मत करो। तलवार सम्राट ने मन ही मन बड़बड़ाया, ये कमीना मेरे साथ तुलना करने के योग्य नहीं है। कुलपति अर्जुन की ओर मुड़े, तो तुमने विविध धर्म मार्ग अकादमी में रहकर अभ्यास करने का फैसला किया है। मैं कुलपति की अनुमति चाहता हूँ। अर्जुन की नजर तलवार की भावना से भरी हुई थी, उसकी आंखों में हिचकिचाहट का एक निशान भी नहीं था। कुलपति मुस्कुराए, जिज्ञासा अकादमी ने हमेशा सभी रास्तों, सभी विचारों को अपनाया है। तुम जहां चाहो वहां अभ्यास करने के लिए स्वतंत्र हो। हालांकि विविध धर्म मार्ग अकादमी की वर्तमान स्थिति तुम्हारे दर्जे से मेल नहीं खाती। जैसे ही उन्होंने ये कहा, प्रत्येक अकादमी के प्रमुख, जिन्होंने अर्जुन को भर्ती करने की उम्मीद छोड़ दी थी, ने अपने दिल में एक चिंगारी फिर से जलाई। हर कोई कुलपति को कृतज्ञता से देखने लगा। अर्जुन अभी बोलने ही वाला था, लेकिन रोहित ने एक नजर से उसे रोक दिया। कुलपति ने जारी रखा, मेरी राय में अगर तुम विविध धर्म मार्ग अकादमी में रहने पर जोर देते हो तो उसे एक अतिरिक्त मुख्य शिष्य कोटा दिया जाना चाहिए। अन्यथा अगर यह बात बाहर फैलती है कि हमारी अकादमी ने एक दिव्य शरीर वाले किसी व्यक्ति को बाहरी संप्रदाय का दर्जा दिया, तो हम हंसी का पात्र बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कुलपति। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि कुलपति उसे इतनी अनुकूल शर्तें देंगे। कुलपति ने कमरे को स्कैन किया। क्या कोई आपत्ति करता है? हमें कोई आपत्ति नहीं है, सभी अकादमी प्रमुखों ने एक साथ जवाब दिया। चूंकि कुलपति बोल चुके थे तो उनके खिलाफ जाने का कोई मतलब नहीं था, इससे केवल उनका असंतोष ही होता। मैं आपत्ति करता हूँ, एक युवा आवाज अचानक गूंज उठी, जिससे सभी बड़े लोग भौहें चढ़ा गए। तलवार सम्राट ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी, जो आपत्ति करने वाले की ओर मुड़े, रोहित तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुलपति के फैसले पर सवाल उठाने की? छोटे वासुदेव। कुलपति ने केवल 2 शब्द कहे और तलवार सम्राट तुरंत विनम्र हो गए और पीछे हट गए। कुलपति ने अब अपना ध्यान रोहित की ओर मोड़ा। छोटे रोहित, मुझे बताओ तुम्हारी आपत्ति का क्या कारण है? रोहित ने कहा, कुलपति, इस शिष्य को अर्जुन के जिज्ञासा अकादमी का एक मुख्य शिष्य बनने पर कोई आपत्ति नहीं है। मुझे जिस बात पर आपत्ति है वह यह है कि आप विविध धर्म मार्ग अकादमी को केवल एक मुख्य शिष्य कोटा दे रहे हैं। आखिरकार विविध धर्म मार्ग अकादमी में केवल एक ही शिष्य नहीं है। जैसे ही वे शब्द गिरे, वहां मौजूद सभी अकादमी प्रमुख अग्निदेव को छोड़कर ने रोहित को अनफ्रेंडली रूप से देखा। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनकी आंखें साफ साफ कह रही थीं, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ बच्चे। कुलपति हंसे, तो तुम कह रहे हो कि वह छोटा लड़का जो वहां आग में भुन रहा है, वह भी एक दिव्य शरीर को जगा सकता है? आग वाली गुफा के अंदर? कुलपति की आवाज सुनकर कश्यप का दिल उत्साह से भर गया। वह शांति से अभ्यास कर रहा था और फिर अचानक उसके सीनियर भाई ने इतना बड़ा हंगामा कर दिया। इतने सारे बड़े लोग आ गए थे, क्या इसका मतलब यह नहीं था कि सभी को पता चल जाएगा कि उसने बिना कपड़े पहने अभ्यास किया था? सिर्फ ये सोचकर ही कश्यप बेहद उदास हो गया। रोहित ने शांति से जवाब दिया, मैं दिव्य शरीर का दावा करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन कश्यप की प्रतिभा और प्रयास के साथ एक पवित्र शरीर को जगाना निश्चित रूप से होगा। हिस कई उच्च पदस्थ बड़ों ने इंस्टिंक्टिवली एक ठंडी सांस ली। तलवार सम्राट इसे और सहन नहीं कर सके। ये बच्चा अपनी शेखी बघारने में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा था। बच्चे, क्या तुम सोचते हो कि पवित्र शरीर पत्ता गोभी की तरह हैं? कोई भी उन्हें जगा सकता है। कई अकादमी प्रमुखों ने सहमति में सिर हिलाया। यहाँ तक कि कुलपति ने भी एक सूक्ष्म सिर हिलाया, लेकिन वह अभी भी उत्सुक थे कि क्या रोहित, ये छोटा परेशानी पैदा करने वाला, एक और चमत्कार कर सकता है। रोहित मुस्कुराए और कहा, सीनियर, हम एक शर्त क्यों नहीं लगाते? तलवार सम्राट जम गए। किस पर शर्त लगाओगे? क्या कश्यप एक पवित्र शरीर को जगा सकता है या नहीं? रोहित का चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। तलवार सम्राट बस स्वीकार करने ही वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि कुलपति ने उन्हें एक नजर डाली। वह समझ नहीं पाए कि कुलपति उन्हें क्यों रोक रहे थे, लेकिन उन्होंने अनाज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। मेरे पास तुम्हारे साथ बचकाने खेल खेलने का समय नहीं है।
तो मैं अनुरोध करता हूं कि सीनियर यहाँ उंगलियां उठाना बंद करें। रोहित का लहजा शांत था, लेकिन उनके शब्दों में एक सूक्ष्म तीखापन था। तलवार सम्राट इतने गुस्से में थे कि वह लगभग जमीन पर पैर पटक रहे थे। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और चुपचाप भीड़ में पीछे हट गए। लानत है रोहित, जब मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें घुटने टेकने और माफी मांगने पर मजबूर करूंगा। तभी कुलपति आगे बढ़े और कहा, विविध धर्म मार्ग अकादमी को विशेषाधिकार देना सवाल से बाहर है, लेकिन मैं इसे अन्य अकादमियों के समान उपचार दे सकता हूं। जब तक कोई शिष्य सत्य गति क्षेत्र में प्रवेश करता है, वे एक आंतरिक संप्रदाय पद प्राप्त कर सकते हैं। ये कैसा रहेगा? रोहित ने तुरंत कुलपति की ओर झुककर प्रणाम किया। बहुत बहुत धन्यवाद कुलपति। कुलपति ने रुचि से मुस्कुराया। बहुत अच्छा, मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम विविध धर्म मार्ग अकादमी में किस तरह का हंगामा कर सकते हो। इतना कहकर वह दूसरों की ओर मुड़े और कहा, ठीक है दोस्तों, यहाँ मामला सुलझ गया है, चलो वापस चलते हैं। जी श्रीमान, सभी बड़ों ने एक साथ जवाब दिया और कुलपति के साथ चले गए। केवल जब वे विविध धर्म मार्ग अकादमी से बहुत दूर उड़ गए थे, तब लापरवाह तलवार सम्राट ने बात की। गुरु, क्या विविध धर्म मार्ग अकादमी को हम सभी के समान उपचार देना थोड़ा ज्यादा उदार नहीं है? कुलपति मुस्कुराए और कहा, जब तक वह ज्यादा उत्कृष्ट शिष्य पैदा कर सकता है, क्या ये पर्याप्त नहीं है? और इसके अलावा विविध धर्म मार्ग अकादमी में केवल 2 शिष्य हैं। चाहे वे कितने भी अच्छे क्यों न हो, क्या वे सच में 8 महान अकादमियों को पीछे छोड़ सकते हैं? ये सुनकर सभी अकादमी प्रमुख चुप हो गए। अर्जुन, सत्य गति क्षेत्र में पहुंचने पर बधाई। रोहित अर्जुन के पास आए और उसके कंधे पर थपथपाया। अर्जुन ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, ये शिष्य आपके मार्गदर्शन के लिए गुरुजी का धन्यवाद करता है। आपके बिना मैं आज जहां हूं वहां नहीं होता। रोहित ने पूछा, अर्जुन तुम आगे अभ्यास के लिए कहां जाने की योजना बनाते हो? अब जब अर्जुन सत्य गति क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, तो वह स्वाभाविक रूप से हमेशा के लिए जिज्ञासा अकादमी में नहीं रह सकता था। आखिरकार अकादमी के अपने नियम थे। एक बार जब कोई छात्र सत्य गति क्षेत्र में प्रवेश कर लेता था, तो उन्हें 6 महीने के लिए मिशन से छूट दी जाती थी। उसके बाद उन्हें हर साल कम से कम 2 मिशन लेने पड़ते थे। इससे न केवल अकादमी को लाभ हुआ, बल्कि छात्रों को वास्तविक अनुभव के माध्यम से भी तैयार किया गया। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, गुरुजी, मैं पहले अपना अभ्यास स्थिर करना चाहता हूँ, फिर एक मिशन स्वीकार करूंगा और अपनी माँ से मिलने के लिए दलिया वापस जाऊंगा। उसे आखिरी बार देखे हुए लगभग 2 साल हो गए थे। जिज्ञासा अकादमी में जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद उसकी माँ निश्चित रूप से उसके लिए दिन रात चिंतित रही होंगी। तुम पहले उन्हें एक पत्र लिख सकते हो। रोहित अपने शिष्य की विचारशीलता से काफी खुश थे। अर्जुन ने थोड़ा सिर हिलाया। मैंने पहले ही कई पत्र लिखे हैं, लेकिन मेरी माँ के स्वभाव के साथ, जब तक वह मुझे अपनी आंखों से नहीं देखती, उन्हें शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने व्यक्तिगत रूप से जाने का फैसला किया है। रोहित ने कहा, बहुत अच्छा। अगर तुम्हें अभ्यास में कोई समस्या आती है, तो किसी भी समय मेरे पास आने के लिए स्वतंत्र महसूस करो। जी गुरुजी। अर्जुन ने सिर हिलाकर स्वीकार किया। फिर अचानक उसे कुछ महत्वपूर्ण याद आया। उसने अपनी ही माथे पर थपथपाया। गुरुजी, मैं इतना उत्साहित हो गया था कि मैं पूरी तरह से भूल गया था, सीनियर भाई कश्यप अभी भी अभ्यास कर रहा है। रोहित हंसे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वह बदमाश बिल्कुल ठीक है। वे दोनों आग वाली गुफा की ओर चले गए और पूरी तरह से उदास कश्यप को अंदर अभ्यास करते हुए देखा। जब उसने अपने गुरुजी और सीनियर भाई को देखा, तो उसका चेहरा शिकायत से भर गया। गुरुजी, सीनियर भाई, आपको आखिरकार मेरी याद आ गई। रोहित ने कहा, दयालुता का नाटक करना बंद करो, अपने अभ्यास पर ध्यान दो। अब जब तुम्हारे सीनियर भाई ने प्रवेश कर लिया है, तो पीछे के पहाड़ में आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ रही है। कश्यप ने अचानक समझदारी का भाव दिखाया। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे आज अपना अभ्यास इतना सुचारू लग रहा था। रोहित और अर्जुन ने एक मुस्कान साझा की, फिर पास में बैठ गए और चाय पीते हुए धर्म पर चर्चा करने लगे। शस्त्रागार में सत्य गति क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद राजकुमार ने अपने शरीर का मूल्यांकन किया। जब उसने पाया कि उसने एक पवित्र शरीर यानी तीक्ष्ण धातु पवित्र शरीर को जगाया था, तो वह आत्मविश्वास से भर गया। इस क्षण से शस्त्रागार राजकुमार के युग में प्रवेश करेगा। ये सोचते हुए वह शांत से शांत कक्ष से बाहर निकला, जयकारों और प्रशंसाओं में डूबने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन जिसने उसे चौंका दिया वह ये था, जब वह कक्ष से बाहर निकला तो बाहर का गलियारा पूरी तरह से खाली था। यहाँ तक कि वह उपदेशक भी, जो आमतौर पर कक्ष के बाहर तैनात रहता था, कहीं नहीं मिला। क्या वे सभी मुझे चौंकाने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं?
राजकुमार ने इंस्टिंक्टिवली अपनी गति तेज की, लेकिन जब वह अपने कक्ष के आंगन से बाहर निकला तो उसने पाया कोई नहीं था। यह क्या बकवास है? मैं, राजकुमार, शस्त्रागार की युवा पीढ़ी में पहला हूं जिसने एक पवित्र शरीर को जगाया है। जयकार कहाँ है? मेरे अनुयायी कहाँ हैं? बस एक चौथाई घंटे पहले जगह वास्तव में लोगों से भरी हुई थी। लेकिन एक बार जब ये खबर फैली कि विविध धर्म मार्ग अकादमी के अर्जुन ने एक दिव्य शरीर को जगाया था, अधिकांश शिष्य तितर बितर हो गए थे, खुद खबर की पुष्टि करने के लिए उत्सुक थे। यहाँ तक कि शस्त्रागार के बड़े लोग भी अपने प्रमुख के साथ मामले पर चर्चा करने के लिए चले गए थे। कुछ शिष्य पहले तो अभी भी आसपास थे, लेकिन ये देखने के बाद कि बड़े लोग भी चले गए थे, उन्होंने सोचा कि वे विविध धर्म मार्ग अकादमी में सीनियर भाई अर्जुन से मिलने भी जा सकते हैं। शायद वे उनके अनुयायी बन सकें। जो ज्यादा चालाक थे वे पहले ही मीरा को ढूंढने चले गए थे। सभी जानते थे कि मीरा पूरे जिज्ञासा अकादमी में अर्जुन के सबसे करीब थी। उसके पीछे चलने का मतलब था कि अर्जुन के करीब आने का मौका मिलेगा। राजकुमार की गति तेज हो गई। कई 100 कदमों के बाद उसने आखिरकार एक परिचित चेहरा देखा। जूनियर भाई सौरभ। सौरभ एक घबराए हुए गड़बड़ की तरह लग रहा था, एक सिरविहीन मक्खी की तरह इधर उधर भाग रहा था। जब उसने राजकुमार की आवाज सुनी तो वह उससे बाहर निकल गया। सीनियर भाई राजकुमार, बुरी खबर है। उन शब्दों को सुनते ही राजकुमार का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मैं बस शस्त्रागार की युवा पीढ़ी में नंबर 1 बनने वाला था और तुम मुझे इस तरह की बुरी खबर दे रहे हो। फिर भी उसने हमेशा एक सुसंस्कृत और परिष्कृत छवि बनाए रखी थी, इसलिए उसने अपने चेहरे पर पूरी झुंझलाहट नहीं दिखाई। साफ साफ बताओ कि क्या हुआ है जो तुम्हें इतना घबराया हुआ और बेतुका बना रहा है। सौरभ ने रिपोर्ट किया, सीनियर भाई राजकुमार, उस अर्जुन ने सत्य गति क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है और उसने एक दिव्य शरीर को भी जगाया है। तुमने क्या कहा? राजकुमार ने मूल रूप से सौरभ को कड़ा डांटने के लिए तैयार था, लेकिन दूसरा आधा सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो। उस अर्जुन ने एक दिव्य शरीर को जगाया और वह हमारी पीढ़ी का पहला मुख्य शिष्य बन गया है। सौरभ की आवाज बोलते ही और भी ज्यादा हतोत्साहित हो गई। क्या ये सच है? राजकुमार को अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसे पुष्टि की आवश्यकता थी। सौरभ ने जवाब दिया, बेशक ये सच है। आपके एकांतवास से निकलने से ठीक पहले अकादमी के प्रमुख लौट आए और सभी बड़ों को सूचित किया। फिर वे एक साथ चर्चा करने के लिए चले गए कि हमारे शस्त्रागार को भी एक ऐसे शिष्य का अभ्यास कैसे करना चाहिए जिसने एक दिव्य शरीर को जगाया है। ये सुनने के बाद राजकुमार ने इंस्टिंक्टिवली एक कदम पीछे लिया, खुद से बड़बड़ाया, चूंकि राजकुमार का जन्म हुआ तो अर्जुन का जन्म क्यों हुआ? जैसे ही वे शब्द उसके होंठों से गिरे उसकी दृष्टि काली हो गई और वह मौके पर ही बेहोश हो गया। सौरभ घबरा गया और उसे पकड़ने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा, चिल्लाया, सीनियर भाई राजकुमार, सीनियर भाई राजकुमार, क्या आप ठीक हैं? दिव्य आत्मा अकादमी, बड़े हिम की शांत निवास में आंगन बर्फ की तरह शांत था। बड़ी हिम का भाव ठंडा था, उनकी उपस्थिति से ही एक भयानक ठंडक निकल रही थी। उनकी नजर उनके बाईं ओर खड़ी महिला शिष्य पर पड़ी। छोटे सौरभ, क्या विविध धर्म मार्ग अकादमी से खबर सच है? सौरभ ने जवाब दिया, गुरु को रिपोर्ट कर रहा हूं, ये बात सच में सच है। कुलपति और सभी अकादमी प्रमुखों ने व्यक्तिगत रूप से अर्जुन को सत्य गति क्षेत्र में प्रवेश करते हुए और दिव्य शरीर को जगाते हुए देखा। बड़ी हिम ने ठंडी सांस ली, ये सोचने के लिए कि उस कमीने की ऐसी किस्मत थी, उसके जैसा एक अपाहिज, और उसने एक दिव्य शरीर को जगाया। बोलने के बाद उनकी नजर उनकी बाईं ओर अंतिम शिष्य की ओर चली गई। छोटी प्राची, कल से तुम मुझसे किसी भी समय अभ्यास के बारे में सवाल पूछने आ सकती हो। अगर तुम्हें किसी भी अभ्यास संसाधन की कमी हो तो मेरे पास आओ। क्या तुम समझी? जैसे ही ये शब्द गिरे वहां मौजूद सभी लोगों ने ईर्ष्या से प्राची की ओर देखा। हालांकि वे सभी बड़ी हिम के शिष्य थे, लेकिन उनमें से किसी को भी कभी ऐसा पक्ष नहीं मिला था। शिष्य गुरु का धन्यवाद करती है, प्राची ने दिल से कृतज्ञता के साथ कहा। जब उसने अर्जुन की प्रगति और जागृति के बारे में सुना था तो वह बहुत हैरान थी, लेकिन अब अपने गुरु के पूर्ण समर्थन के साथ उसे एक पल के लिए भी विश्वास नहीं था कि जब 3 साल की समय सीमा आएगी तो वह अर्जुन से हार जाएगी। तुम्हें मेरा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे गुरु और दिव्य आत्मा अकादमी के लिए भी है। बड़ी हिम रुकी, उनकी नजर तेज हो गई। ये लड़ाई दुनिया को एक बात साबित करेगी, किसी की प्रतिभा चाहे कितनी भी महान क्यों न हो, अगर उनके पास उचित संसाधन या एक सक्षम शिक्षक नहीं है तो वे कुछ भी नहीं बनेंगे। हो गया, मैंने आखिरकार अनंत तप योग में महारत हासिल कर ली है। मैं आधिकारिक तौर पर शुरुआती स्तर में प्रवेश कर चुका हूँ।
गहरी रात में विविध धर्म मार्ग अकादमी के पीछे के पहाड़ में कश्यप आग वाली गुफा से बाहर कूद पड़ा। लगातार 81 दिनों के तपाने के बाद उसका पूरा शरीर एक जले हुए कोयले के टुकड़े जैसा दिख रहा था, जो पूरी तरह से कालिक की एक परत से ढका हुआ था। लेकिन उसके काले और जले हुए रूप के बावजूद उसके दिल में उत्साह छिपाया नहीं जा सका। अर्जुन अपने जूनियर भाई को इतना खुश देखकर अपने होठों के कोनों पर एक हल्की मुस्कान को रोक नहीं पाया। इसका एक हिस्सा अपने जूनियर भाई की सफलता के लिए सच्ची खुशी थी। दूसरा हिस्सा, उसने अभी अभी अपनी अजेय तलवार भावना को अल्पपूर्णता अवस्था तक पहुंचाया था। कुछ ही देर बाद कश्यप के शरीर से चटकने की आवाजें गूंजने लगीं। अर्जुन ने देखा और पाया कि कश्यप के शरीर पर कोयले की बाहरी परत धीरे धीरे उतर रही थी। जूनियर भाई, कूदना बंद करो, और कूदे तो तुम नग्न हो जाओगे। तभी कश्यप को एहसास हुआ कि उसने कपड़े नहीं पहने हैं। अगर उस पर जले हुए परत का आवरण नहीं होता तो वह पूरी तरह से नग्न खड़ा होता। यह महसूस करते हुए उसका पुराना चेहरा लाल हो गया। सीनियर भाई, कृपया मेरे लिए गुरुजी को रिपोर्ट करने जाएं। मैं खुद को स्थिर करने में थोड़ा समय लूंगा। ठीक है, अर्जुन मुस्कुराते हुए मुड़ा और चला गया। ये पुष्टि करने के बाद कि उसका सीनियर भाई चला गया था, कश्यप तुरंत पालथी मारकर बैठ गया, अपने शरीर से अशुद्धियों को हटाने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार करने लगा। फिर उसने जल्दी से कपड़े पहने और अपने शरीर की जांच करने के लिए अपने अभ्यास विधि का संचार करना शुरू कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ, उसने पाया कि उसका डेंटियन पेट के निचले हिस्से में ऊर्जा केंद्र फैल गया था। उसकी नाड़ियां काफी चौड़ी हो गई थीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पहले अवरुद्ध नाड़ियां थीं, वे अब पूरी तरह से बेरोक-टोक थीं। इस बिंदु पर जब तक वह चाहेगा, वह किसी भी समय सत्य गति क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और पहाड़ के पीछे की चट्टान की दीवार पर एक मुक्का मारा। धड़ाम, एक जोरदार विस्फोट के साथ पत्थर की दीवार में एक विशाल मुक्का का निशान रह गया। और इस मुक्के में उसने एक भी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया था। फिर भी इसके पीछे की ताकत उसके शरीर के परिष्करण से पहले की तुलना में कम नहीं थी। अगर वह अब अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार करता तो उसके मुक्कों की ताकत कई गुना बढ़ जाती। गुरुजी सच में अद्भुत हैं, लेकिन उसके अलावा मेरी आध्यात्मिक शक्ति में आग और लकड़ी दोनों के गुण क्यों हैं? मैंने स्पष्ट रूप से अपने शरीर को परिष्कृत करने के लिए केवल धरती की आग का उपयोग किया था। विविध धर्म मार्ग अकादमी प्रमुख के निवास में रोहित हमेशा की तरह देर रात तक अभ्यास कर रहे थे। इस समय वह स्वर्गीय रहस्य बुलेटिन पढ़ रहे थे। ये प्रकाशन झेंगियान महाद्वीप भर से सभी नवीनतम समाचारों और विकासों को दर्ज करता था। वह पहले इसे कुछ आकस्मिक गपशप पत्रिका की तरह मानते थे, लेकिन इस बार वह गंभीरता से छिपे हुए ड्रैगन रैंकिंग पर अर्जुन का नाम खोज रहे थे। छिपे हुए ड्रैगन रैंकिंग ने पूरे झेंगियान महाद्वीप में सबसे उत्कृष्ट युवाओं को सूचीबद्ध किया। जो कोई भी इसमें दिखाई दिया उसे एक सच्चा प्रतिभा माना गया। एक आयु सीमा थी, केवल 100 से कम उम्र वाले ही सूची में जगह बना सकते थे। यदि आप 100 साल की उम्र तक निर्वाण क्षेत्र तक नहीं पहुंचे थे तो आप एक प्रतिभा के रूप में योग्य नहीं थे। अब अर्जुन जिज्ञासा अकादमी की युवा पीढ़ी में पहला शिष्य था जिसने एक दिव्य शरीर को जगाया। अकादमी की प्रतिष्ठा का समर्थन करते हुए इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह सूची में होगा। जल्द ही रोहित को 100वें स्थान पर अर्जुन का नाम मिला। नाम अर्जुन, अभ्यास सत्य गति क्षेत्र, संबद्धता जिज्ञासा अकादमी, प्रवेश का कारण दिव्य शरीर को जगाया। संभावित रेटिंग, रोहित को सटीक रैंक की वास्तव में परवाह नहीं थी। आखिरकार छिपे हुए ड्रैगन रैंकिंग ने क्षमता पर जोर दिया और 5 सितारा रेटिंग उच्चतम संभव मूल्यांकन था। ऐसा लग रहा था कि उनका पहला शिष्य पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध होने वाला था। ये सोचते हुए रोहित ने अर्जुन के लिए सच्चा गर्व महसूस किया, जबकि यह भी सोचा अगले कितने नए शिष्य उसके पास आएंगे। तभी उसके दिमाग में एक परिचित यांत्रिक आवाज गूंजी। मेजबान के सबसे बड़े शिष्य अर्जुन ने तलवार भावना में अल्पपूर्णता हासिल कर ली है। मेजबान को एक तलवार धर्म मार्ग की सच्ची भावना से सम्मानित किया जाता है। ओह, रोहित की आंखें तुरंत चमक उठीं। वह पहले से ही एक साधक था जिसने तलवार भावना में महान पूर्णता हासिल कर ली थी। अब तलवार धर्म मार्ग की इस अतिरिक्त सच्ची भावना के साथ तलवार के बारे में उसकी समझ एक और स्तर तक आगे बढ़ेगी। भावनाओं का उपयोग भी तलवार भावना को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। गुरुजी, आपका शिष्य अर्जुन आपसे मिलना चाहता है। अर्जुन की परिचित आवाज बाहर से आई, जिससे रोहित अपने विचारों से बाहर आ गए। रोहित तुरंत उठे, दरवाजा खोला और पूछा, अर्जुन, तुम इतनी देर रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने जवाब दिया, गुरुजी को रिपोर्ट कर रहा हूँ। जूनियर भाई कश्यप ने अपने 81 दिनों का अभ्यास पूरा कर लिया है।
उसने अनंत तप योग के शुरुआती स्तर में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है। रोहित हंसे, मैं लगभग भूल ही गया था। चलो चलते हैं और देखते हैं कि कश्यप कितना बदल गया है। जी गुरुजी, अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया और अपने गुरु के पीछे पीछे पहाड़ की ओर चला गया। कुछ ही समय बाद वे पहुंचे और एक पूरी तरह से बदले हुए कश्यप को देखा। पुराना कश्यप एक मोटा, कुछ हद तक बेईमान दिखने वाला लड़का था। अब उसकी पहली छाप लंबी, ताकतवर और ऊर्जा से भरी हुई थी। उसे देखकर रोहित बुदबुदाए बिना नहीं रह सके, अभ्यास सच में किसी को सुंदर बनाता है। पुरानों ने झूठ नहीं बोला। कश्यप, अर्जुन, गुरुजी मेरी चापलूसी कर रहे हैं। आपके मार्गदर्शन के बिना मैं कभी इतना आगे नहीं आ पाता, कश्यप ने विनम्रता से कहा। वह सच में अग्निदेव का पूर्व पसंदीदा जूनियर होने के योग्य था, उसकी चापलूसी सहज थी। रोहित मुस्कुराए। कश्यप, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? कश्यप ने कहा, गुरुजी, मुझे अविश्वसनीय रूप से मजबूत महसूस हो रहा है। अगर मैं फिर से राहुल से मिलता तो मैं एक ही मुक्के से उसका सिर तोड़ सकता था। रोहित ने जवाब दिया, तुम पहले से ही घमंडी हो रहे हो और तुमने अभी तक पंचतत्व के केवल 2 चरणों को ही पूरा किया है। इस पर कश्यप और अर्जुन दोनों एक सेकंड के लिए जम गए। कश्यप हैरान दिखा। गुरुजी, क्या मैंने अभी अभी 81 दिनों तक अपने शरीर को केवल धरती की आग से परिष्कृत नहीं किया? रोहित ने शांति से समझाया, तुम रसायन अकादमी से हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि गोलियां किससे बनती हैं, है ना? बेशक, जड़ी बूटियां, कश्यप ने जवाब दिया। सही, रोहित ने जारी रखा। गोलियां उनके मूल में अभ्यास में सहायता के लिए लकड़ी के सार को निकालती हैं और तुम्हारे शरीर में लंबे समय से औषधीय ऊर्जा और गोली के विष का जमावड़ा है। मैंने तुम्हें खुद को धरती की आग से परिष्कृत करने के लिए कहा था, वह इसलिए था ताकि तुम उस सारे सार को परिष्कृत और अवशोषित कर सको। इससे तुम्हारे शरीर को स्वाभाविक रूप से लकड़ी की ऊर्जा में खींचने की अनुमति मिली। इस प्रकार लकड़ी तत्व शरीर परिष्करण का प्रभाव प्राप्त हुआ। तुम पंचतत्व योग ग्रंथ में लकड़ी तत्व शरीर परिष्करण पर अनुभाग की समीक्षा कर सकते हो। कश्यप ने पहले ही पंचतत्व योग ग्रंथ को अंदर बाहर से याद कर लिया था। जल्द ही उसकी आंखें अचानक समझदारी में चमक उठीं। तो इसका मतलब ये था कि जब इसमें कहा गया था कि शरीर को परिष्कृत करने के लिए केवल लकड़ी के सार को अवशोषित करने की आवश्यकता है, मैं अब समझ गया। पाठ के लिए धन्यवाद गुरुजी। रोहित मुस्कुराए। कोई और संदेह? कश्यप ने सिर हिलाया। कोई नहीं गुरुजी, मैं कल अपने अभ्यास के अगले चरण को शुरू करने के लिए तैयार हूँ। रोहित ने कहा, तो जाओ और जिज्ञासा अकादमी में सहस्रवर्षीय ठंडे तालाब में अभ्यास करो। ठीक उसी तरह तुम्हें ठंडे तालाब में 81 दिन बिताने होंगे। हर दिन कम से कम 9 घंटे ठंडे पानी में डूबे रहना होगा। कश्यप अब पूरी तरह से समझ गया था। गुरुजी का तथाकथित पंचतत्व शरीर परिष्करण स्पष्ट रूप से एक क्रम में था। बिना हिचकिचाहट के उसने जवाब दिया, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद गुरुजी। मैं कल सुबह सबसे पहले सहस्रवर्षीय ठंडे तालाब में अभ्यास करना शुरू करूंगा। अच्छा, रोहित ने सिर हिलाया। तुम दोनों जल्द ही आराम करो, मैं भी वापस जा रहा हूँ। इतना कहकर वह मुड़े और चले गए। कश्यप अर्जुन की ओर मुड़ा। सीनियर भाई, क्या मैं आपसे एक कृपा की परेशानी उठा सकता हूँ? अर्जुन ने कहा, बताओ। कश्यप सीधे मुद्दे पर आया। क्या आप मेरे शरीर से आध्यात्मिक शक्ति को निकालने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैं अपनी सीमा तक पहुंच गया हूँ। आसान है। जैसे ही उसने बात की, अर्जुन ने सहस्र तरंग को उजागर किया। तुरंत कश्यप के शरीर से सारी आध्यात्मिक शक्ति निकाल ली। हाफ हाफ। कुछ ही पलों बाद कश्यप जोर जोर से हाँफ रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। सीनियर भाई, आप बहुत ज्यादा मजबूत हैं। मुझे लगता है कि मैं कई गुना मजबूत हो गया हूँ, फिर भी मैं आपके खिलाफ कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता। अर्जुन मुस्कुराया। तुमने अभी तक अनंत तप योग में पूरी तरह से प्रवेश भी नहीं किया है, बेशक तुम असहाय महसूस करोगे। लेकिन अब जब तुमने आग और लकड़ी दोनों के परिष्करण को पूरा कर लिया है, तो तुम निश्चित रूप से बाहरी शिष्यों के शीर्ष स्तर में से हो। मैं अब तुम्हारे साथ युद्ध अभ्यास नहीं करूंगा। कश्यप गहराई से झुका। इन पिछले दिनों में मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद सीनियर भाई। आपके बिना मेरी प्रगति इतनी सुचारू नहीं होती। हम भाई हैं, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। बस याद रखना कि जब तुम मजबूत हो जाओ तो गुरुजी का सम्मान करना। अर्जुन ने कश्यप को ऊपर उठाते हुए कहा। उसके कंधे पर एक हाथ रखकर वे विविध धर्म मार्ग अकादमी की ओर वापस चले गए।